दो प्राची आंटी देता योर्स एंड महेंद्र अंकल और आप थोड़ा सा एक स्वागत भी बोल दें सबके लिए, प्रीति जी। जी जी। हाँ। Pretty ma'am, shall we start? Yes, please. So I welcome everyone. I'm Khayali Vaidya, welcoming you everyone on this platform on this auspicious day. So let us initiate our meeting with the Shanti part, following our ritual. I request everyone to kindly close your eyes and please do. We will all together do the Shanti part to commence the meeting. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. So I request Nagesh ji to please take the charge of the meeting. Yeah, over to Nagesh sir. थैंक यू खयाली जी, आपने बहुत अच्छा शांति पाठ का किया है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ताकत देगा इस कार्यक्रम को। Thank you so much. That was so kind और words. हाँ, आप बहुत अच्छा रिसर्च लेवल पर काम कर रही है बायोएंजाइम एकेडमी की तरफ से, तो आपका ये शांति पाठ वहाँ पर बहुत काम आएगा। और आज हम लोग मतलब संजय जी का एक ऐसा संवाद, उनका एक विषय होता है पूरे देश में कि वो संवाद के माध्यम से एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि सामूहिक रूप से किसी भी विषय को एक चर्चा में लाकर उसको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना उनका एक शगल है, उनका एक शौक है, उनका एक महती भूमिका रहती है उसमें। तो मैं संजय जी का एक हमेशा हम लोग जब भी उनसे बात करते हैं तो हमेशा एक सॉल्यूशन की तरह आते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि ये हमारा संवाद जो है वो सॉल्यूशन का एक प्रतीक है। जब भी वो हमसे मिलते हैं या बात करते हैं, तो जब मैं उनके साथ साझा कर रहा था इस बात को लेके, तो क्यों ना उन्होंने कहा कि हम लोग इसको एक सामूहिक चर्चा का विषय बना के आज हम इस मुकाम तक आए हैं। आज हमने विषय लिया है कि हमेशा नियम जो है वो वाकई में लोगों की सुविधाओं के लिए होते हैं, लेकिन जब उनका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, उनका फॉलोअप नहीं होता है, तो वो एक अलग तरीके के मुकाम पे पहुंच जाता है। तो आज हमने एक एनजीओ को लेके एक स्कूल साथ में देश में अलग अलग जगह पर सहयोग देते हैं, और उसमें जब अल्टीमेटली होता यह है कि वो जाके टिकता यह है कि वहाँ पर उनके जो आर्थिक स्थितियाँ खराब हो जाती है, कहीं पर कंप्लाइन नहीं कर पाते हैं, किसी नियम का कहीं वायलेशन हो जाता है क्योंकि वो उसका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, टाइम मैच नहीं कर पाते हैं। तो इन सब विषयों को लेते हुए आज हमने एक पहली बार इंडिया में ऐसा एक फोरम बनाने की कोशिश की है कि जो एक इन सब चीज़ों के लेके बात करेगा। और ये आज बहुत बेसिक चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। तो संजय जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे इस सिस्टम को अपने हाथ में ले, और जो उनके साथ में जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, संजय जी खुद भी एक आईटी एक्सपर्ट्स हैं, और उनके साथ में जो भी आईटी एक्सपर्ट्स हैं वे अपनी अपनी बातें रखेंगे, और जो हम लोग सुन रहे हैं वे क्वेश्चंस नोट कर लेंगे, और बाद में हम लोग उनका सिलसिलेवार जवाब भी देंगे। और वो अलग से उसके लिए हम लोग एक अलग से एक पूरी पूरी प्रक्रिया बनाएंगे, और उसके बाद में उसका समाधान प्रॉपर तरीके से एक लॉफुल बना के करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं पूरे फोरम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, और संजय जी का आह्वान करता हूं कि वे आएं और इस पूरे सिस्टम को रन करें। मैं उनके साथ में जुड़ा रहूंगा। संजय जी। धन्यवाद नागेश जी। बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने ये अवसर दिया। हम 27 लोग जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में,
जिसमें से मेरे साथ के हैं संतोष निगम जी भोपाल से, डॉक्टर रविन्द्रनाथ सिंह जी भोपाल से। संतोष निगम जी हैं ITO एग्जेम्पशन जो वो होता है डिपार्टमेंट में, जो NGOs और जो भी छूट मिलती है उसको एग्जेम्पशन कहते हैं, उसी के ITO है। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, स्वागत है संतोष निगम जी का। और इसी प्रकार डॉक्टर रविन्द्रनाथ सिंह RN सिंह जी भी हमारे ITO है, रिटायर हैं, और साथ में ये एयरफोर्स के बैकग्राउंड से आते हैं और ये भी एग्जामिशन में पोस्टेड रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे जबरदस्त ट्रेनर हैं, अभी इग्नू से भी जुड़े हुए हैं, इग्नू की भी फैकल्टी में ये हैं। इसी प्रकार एक और नाम है श्री रामदत्त शर्मा जी, जो फरीदाबाद से, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये भी इनकम टैक्स की बहुत अच्छी फैकल्टी है और इनकी दर्जनों किताबें, कम से कम मुझे लगता है 50 से ऊपर किताबें प्रकाशित हैं। और ये लगातार जो हमारा ट्रेनिंग, जो हमारा एक जो सिस्टम है, जिसमें कि NADT नागपुर देश के लेवल पर है, और 10 हमारे जो NADT के RC हैं, रीजनल सेंटर, वहाँ पे इन लोगों के भाषण होते हैं। और भी कुछ मेरे मित्र हैं तो मैं देख लेता हूँ, कुछ मैंने बोला था, शायद अभी आएंगे वो। तो आप सभी का एक स्वागत है। तो जैसा मैं समझ पाया हूँ व्यास जी की चर्चा से, बातचीत से, कि जितने भी NGO होते हैं उनको जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, और स्पेशली इनकम टैक्स के रेगुलेशन है, इसके अलावा अन्य विभागों के तो होते ही होंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई और हो। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ बातें जानना चाह रहे थे, वो हम करेंगे। तो मैं शुरुआत में थोड़ा सा परिचयात्मक, यूं तो सबको पता होगा, लेकिन कुछ बेसिक बातें मैं बताऊं कि इनकम टैक्स एक्ट यानी आयकर अधिनियम के पीछे जहां जहां भी छूट के प्रावधान हैं, पहली बात हम ये समझ लें कि जैसे कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस। तो जहां भी छूट के प्रावधान है वो किसी ना किसी शर्तों के अधीन है। चाहे वो एग्जेम्पशन की छूट हो, चाहे वो 80C में छूट हो इंडिविजुअल को, चाहे वो सेक्शन 80 के अन्य जो है 80IA IB वगैरह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको छूट हो, चाहे वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सेक्शन 35 में छूट मिलती है, चाहे वो हो। तो कहने का मतलब कि जितनी भी प्रकार की छूटें हैं वो किसी ना किसी शर्तों के अधीन आती हैं। इंदौर से CA मनीष डफरिया जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बहुत बेहद खुशी है बेहद खुशी है कि आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ। मनीष जी भी एक और नेशनल लेवल की फैकल्टी हैं। अभी हाल ही में आपने नागपुर में भी जो प्रोबेशनर्स हैं, IRS प्रोबेशनर्स, उनको संबोधित किया है। तो मनीष जी, आपके भी एक्सपीरियंसेस का लाभ हमको मिलेगा। तो मैं यही बता रहा था कि कोई भी छूट जो होती है वो बहुत सारी शर्तों के अधीन आती है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बेसिक शर्तें क्या है। उसके बाद दूसरी बात हम समझ लें कि जो आयकर अधिनियम है उसके तहत जिम्मेवारी सामने जो SSC जिसे हम कहते हैं, SSC मतलब वो हमारा इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, फर्म है, कंपनी है, NGO के केस में अपन ट्रस्ट बोल सकते हैं या AOP बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो लीगल टर्म है वो AOP है। तो वो जो ट्रस्ट और NGO है वो जिस भी सोसाइटी के अधीन है, जिस भी कंपनी के नाम से है, वो हमारा SSC है। तो उनको जैसे एक इंडिविजुअल को आयकर रिटर्न दाखिल करना है, उनको भी रिटर्न दाखिल करना बेहद जरूरी होता है, समय की सीमा होती है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन, उनको विधिवत एक रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के कहीं भी हम जाते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित फॉर्म्स हैं, पर्टिकुलर फॉर्म है, अलग अलग तरीके के फॉर्म है। वो फॉर्म भर के हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं। पैन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें पैन मिलता है। जिनको विदेशी फंड आते हैं उनके लिए अलग प्रक्रिया है कि उनको वहां की अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। पैन हमें लेना है, रजिस्ट्रेशन हमें करना है, ये अनिवार्य शर्तें हैं कि जो जो हम काम करना चाह रहे हैं। दूसरा बेसिक बात मैं बताऊं कि जो जिस कार्य के लिए हमने अपना NGO प्रारंभ किया है, जिन जिन कार्यों का उसमें उल्लेख है, वो एक लिमिटेशन होती है कि उन्हीं कार्यों को ही हम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि NGO बना लिया और सामने कुछ दिखाया और पीछे कुछ किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी एक खर्चे की भी शर्तें हैं कि जितना भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, जितना भी कॉर्पस कंट्रीब्यूशन वगैरह मिल रहा है, उनके लिए प्रावधान है कि किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाना चाहिए।
मुख्य बात ये होती है कि जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसका कम से कम 85% जो है वो यूज किया जाए। और जैसा कि कैपिटल गेन में भी होता है और अन्य जगह होता है कि जहां हम रुपया यूज नहीं कर पाते हैं तो उसको हमें निर्धारित जो प्रिस्क्राइब्ड हमारे तरीके हैं, जो हमारा सेक्शन 11(5) में इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है उस तरीके से उसको रखना है। तो ये तमाम बारीकियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ अभी जो हमारा उद्देश्य है कि एग्जेम्पशन के प्रावधान जो हैं, मतलब या जो हमको कंप्लायंस करना है वो मोटा मोटा किस तरह का है उसका एक ओवरव्यू मिल जाए। तो अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो हम पूछ लें, या फिर मैं संतोष निगम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कुछ 5-7 मिनट में एक मोटा मोटा ओवरव्यू शुरू से आखिर तक, कि कोई एनजीओ बना रहा है वहां से स्टेप से शुरू करके और जब उसका इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के बाद जो असेसमेंट है वहां तक का एक अपन एक रूपरेखा कवर कर लेंगे। तो हम संतोष निगम जी को ही बुलाएं, या किसी का प्रश्न हो तो हैंड रेज या चैट बॉक्स या कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं संतोष जी को बुला लीजिए आप तो, ताकि मैं डिटेल में संतोष निगम बातचीत जी कर को पाए। आमंत्रित करता हूं। तो संतोष जी, जैसा चर्चा हुई एक भूमिका मैंने दी है, उसी परिप्रेक्ष्य में आप अपने हिसाब से चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। आइए संतोष जी। संतोष निगम जी सुन रहे हैं? आई थिंक अच्छा अच्छा, सुन तो रहे हैं। मैं 1 मिनट। You need to unmute yourself, please. अच्छा हाँ, Unmute. नहीं संतोष जी ने अनम्यूट किया क्या? हाँ कर दिया सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल स्वागत है, और बताइए, आइए। हाँ सर, आपका सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म में सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपना स्टार्ट करते हैं जो अपना एग्जाम्शन के प्रोविज़न है, जिससे कि बहुत सारे लोग हैं, सबको बोलना है। तो सर आवाज़ क्लियर आ रही है सर? हाँ संतोष जी, आप बेहिचक बोलिए, ज्यादा समय भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि एक जो आपका कंसाइज होगा शुरू से आखिर तक वो हम मुख्य मानेंगे, उसके बाद बाकी सब चीजें सहायक हैं। तो अच्छा ऐसे ठीक है सर। स्पीकर्स नहीं है, स्पीकर के नाम पे मैं समझता हूँ आप हमारे मुख्य वक्ता है, जो कि मेजरली चीजें हमको बताने वाले हैं। चलिए ठीक सर, थैंक यू। नहीं, संतोष जी, मैं एक चीज और रोकना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना हाँ। चाहता हूँ कि आज संजय जी, आप और जो भी यहाँ पर हैं वो अपने सब्जेक्ट के हमारे लिए मेंटर होंगे इन सब चीजों की प्रक्रिया में। तो आगे भी जब भी आपकी सर जरूरत लगेगी तो आपका अनुभव का सब लोग को लाभ मिले इस तरीके से। तो ये सब अपने ही लोग हैं, इसमें ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये ऑफिशियल प्रोग्राम है। ये हम जी जी। सामूहिक चर्चा करके एक देश में ऐसा वातावरण निर्मित करें। संजय जी ने कहा कि भाई फॉरेन फंड कैसा आता है, तो वो किस तरीके के आपको किस तरह से गवर्नमेंट देखती है और किस तरह से एनजीओ देखता है, क्योंकि एनजीओ भी गवर्नमेंट का ही एक अंग है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर बिल्कुल, आप अपनी बात शुरू करिए। हाँ नहीं, बस सर मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि एकदम शॉर्ट नोटिस पे हमको अभी 2 घंटे पहले ही बताया गया, और हमको 3 बजे कहीं जाने का प्रोग्राम था। तो हमने सोचा कि जितना पॉसिबल है उतना तो हम ज्वाइन करके कर ही लें। बिल्कुल बाकी बिल्कुल संतोष और सर, जी, बताइए। तो सर सबसे पहले जो अपने यहाँ एग्जाम्शन में जब भी कोई ट्रस्ट या एनजीओ आता है, नॉर्मली 3 प्रकार के असेसी अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन पर्पज से आते हैं। और रजिस्ट्रेशन इसलिए कराते हैं, नॉर्मली 3 प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं इनकम टैक्स में एनजीओज के लिए। 12A का रजिस्ट्रेशन, 80G का रजिस्ट्रेशन और सेक्शन 1023C का रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन नॉर्मली एनजीओज इसलिए कराते हैं कि उनको टैक्स में छूट मिले, और यदि कोई सामने वाला डोनेशन दे रहा है तो उस डोनर को भी छूट मिले। तो खुद के रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा यह है कि यदि 12A और 1023C में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनकी खुद की इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है। और 80G में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सामने वाला जो डोनर है उनकी इनकम में से वो उतना पैसा एग्जम्प्टेड हो जाता है। और अब जो एनजीओ है, नॉर्मली 3 प्रकार के एनजीओ क्रिएट होते हैं जिनको हम सर्टिफिकेट देते हैं। सोसाइटीज़ होती हैं, जो मध्य प्रदेश की यदि अपन बात करें तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 से वो गवर्न होती हैं। उसके लिए मिनिमम 7% की रिक्वायरमेंट है, जो 7% मिलके या उससे ज़्यादा पर्सन मिलके सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी में जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और सोसाइटी को उसके ऑब्जेक्ट, बाईलॉज और उनके जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो पूरा पूरा फॉर्म करके उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। फिर एक बार रजिस्ट्रेशन उनका हो जाए, सोसाइटी क्रिएट हो जाए,
उसके बाद फिर वो अपना चैरिटेबल वर्क जो भी करना चाहते हैं, उसके पहले इनका अपने ऑब्जेक्ट में सारा लिखना पड़ता है कि वो किस कैटेगरी का चैरिटेबल वर्क करना चाहते हैं, कि योगा है या एनवायरनमेंट पे है या एजुकेशन पे है, जो भी वो काम करना चाहते हैं। दूसरा कैटेगरी अपना सेक्शन 8 कंपनी है, जो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से उनको सेक्शन 8 के हिसाब से एज ए चैरिटेबल कंपनी उनको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। सिर्फ इसलिए अंतर सिर्फ मामूली सा ये है कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते, नॉर्मल कंपनी में डिविडेंड भी वो दे देते हैं। और तीसरी कैटेगरी अपनी ट्रस्ट की आती है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है नॉर्मली। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के हिसाब से वो उसमें अपना नॉर्मली हर डिस्ट्रिक्ट में वो कलेक्ट्रेट ऑफिस में वो रजिस्टर्ड होते हैं। ट्रस्ट डीड बनती है, मिनिमम 2 आदमी से भी ट्रस्ट डीड बन जाती है। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी के एनजीओज अपने आप को फॉर्म कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात आती है कि यदि चैरिटेबल वर्क करना है और उसके बाद उनके बाद जो पैसा आ रहा है उनकी इनकम एग्जम्प्ट कैसे हो, क्योंकि यदि उसमें उनको टैक्स देना पड़ेगा तो फिर थोड़ा चैरिटी में उनका बाधा आएगी और उनको दिक्कत आएगी कि टैक्सेशन पार्ट भी उनको भरना है और साथ में चैरिटी में भी पैसा खर्च करना है। तो उसके लिए सर्टिफिकेट 2 प्रकार के स्वयं के एग्जाम्शन के लिए 12A और 1023C, और जो डोनर्स के बेनिफिट के लिए वो 80G का सर्टिफिकेट लेते हैं। तो तीनों ही सेक्शन में ऑलमोस्ट 90 से 95% प्रोविजन एक जैसे ही है। तो हम 12A का डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको सर्टिफिकेट लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या प्रोसीजर रहेगा। तो पहले 1 अप्रैल 2021 के पहले क्या होता था कि एक बार सिंगल रजिस्ट्रेशन होता था कि 12A के लिए अप्लाई किया और एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, वो लाइफ टाइम चलता था। वैसे ही 80G और 1023C में भी था। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही होता था, लेकिन 1 अप्रैल 21 के बाद से सारा रूल्स और रेगुलेशंस और जितने फॉर्म टाइप है या सर्टिफिकेट है, सारा का सारा प्रोसीजर 1 अप्रैल 21 के बाद चेंज हो गया है। और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सर्टिफिकेट मिलते हैं, और 2 प्रकार के सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक 3 साल वाला, एक 5 साल वाला। और 3 साल बाद या 5 साल बाद फिर उनको रिन्यू या परमानेंट कराना पड़ता है। तो एक एक करके कैटेगरी आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो जैसे अभी जो 12A का रजिस्ट्रेशन है, अभी जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है सेक्शन 12AB में ग्रांट होता है, और जो अप्लाई करना पड़ता है सेक्शन 12A में अप्लाई करना पड़ता है। और 12A में अप्लाई करने के लिए उसका सेक्शन है 12A1AC। उसमें 6 प्रकार की कैटेगरी है, जिसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार से अप्लाई करना पड़ता है। 1 अप्रैल 21 के बाद गवर्नमेंट ने स्कीम लाई कि जो अपने चैरिटेबल वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, और चूंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में टाइम लगता है, एटलीस्ट हमारे यहाँ 6 महीने का टाइम लिमिट होता है इनकम टैक्स में, तो इतना टाइम भी उनको बर्बाद ना करना पड़े, तो एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की सुविधा लाई गई गवर्नमेंट ने, जो 1 अप्रैल 21 से जो बजट में आया, कि जिनको भी काम स्टार्ट करना है उनको पहले हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे, अपना काम शुरू करें, और उसके बाद उसको रेगुलराइज करा लें। तो 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन है, एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन। तो और लेकिन उसमें क्या हुआ, पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनका 1 अप्रैल 21 के पहले भी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि वो सारे एक्सपायर हो जाएंगे, उन सबको भी रिन्यू कराना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं देना है। हर 5 साल में रिन्यूअल का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिससे चेक एंड बैलेंसेस बने रहें। तो 12A1AC में 6 प्रकार की कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी, तो ये उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि जिन्होंने 1 अप्रैल 21 के पहले से ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है, चाहे 12A का हो, चाहे 80G का हो, चाहे 1023C का हो, तो तीनों ही रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना पड़ेगा। और रिन्यू करवाने के लिए ऑटोमेटिक रिन्यूअल, बिना किसी क्वेरी के, बिना किसी नोटिस के, उनको ऑटोमेटिक रिन्यूअल मिल जाएगा यदि कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड था तो उसके लिए ऑटोमेटिक रिन्यूअल के लिए, चूंकि बहुत सारे ऑल इंडिया में 3.5 लाख के आसपास एनजीओज थे जो रजिस्टर्ड थे, तो सीपीसी से रजिस्ट्रेशन देने की प्रावधान शुरू किया गया। फॉर्म नंबर 10A में अप्लाई करना था, और अभी भी गवर्नमेंट ने डेट बढ़ा रखी है, तो अभी भी जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल रह गया हो, तो सीबीडीटी ने सर्कुलर अभी जस्ट 7/2024 निकाला है, और 30 जून 2024 तक की डेट एक्सटेंड करके दी है।
कि आप चाहें तो यदि पुराना आपके पास सर्टिफिकेट है तो फॉर्म नंबर 10A भर दीजिए और उसमें सारा डिटेल भर दीजिए, डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए और उसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन ही सीपीसी आपको सर्टिफिकेट 5 साल के लिए ऑटोमेटिक रिन्यूअल दे देगा। अप्लाई फॉर्म नंबर 10A में करना पड़ता है और वहाँ से जो सर्टिफिकेट सीपीसी देता है वो 10A फॉर्म नंबर 10AC में आता है। ये तो पहली कैटेगरी हो गई जिसके पास रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी था। और यदि जिसके पास रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी नहीं है और पहली बार लेना है तो 1 अप्रैल 21 के बाद तो जो रूल बनाए गए उसमें भी फिर 1 अक्टूबर 2023 के बाद फिर से चेंज कर दिया गया। तो मैं दोनों आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि जो पहले रूल ऐसा था कि जिसके पास भी पुराना रजिस्ट्रेशन नहीं है और पहली बार ही रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो एक एनी अदर कैटेगरी थी, 6 नंबर क्लॉज 12A1AC का 6 नंबर क्लॉज होता था एनी अदर कैटेगरी। तो उसमें अप्लाई करते थे और चाहे उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो या एक्टिविटी ना स्टार्ट हो, सिर्फ कंडीशन ये थी कि आपकी एक्टिविटी आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप उस कैटेगरी में अप्लाई करिए। फॉर्म नंबर 10A उसमें भी लगता था और सीपीसी ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट 3 साल के लिए फॉर्म नंबर 10AC में ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट वो दे देता था। ये 1 अक्टूबर 2023 के पहले का प्रोविजन बता रहा हूँ मैं। 1 अक्टूबर 23 के बाद थोड़ा अमेंड हुआ। फिर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिन्होंने भी 1 अक्टूबर 23 के पहले ले लिया है फॉर्म नंबर 10AC में सीपीसी सर्टिफिकेट मिल जाता था, ऑटोमेटिक मिलता था बिना किसी नोटिस के। ओनली आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते थे। और जब वो सीपीसी सर्टिफिकेट मिल जाता था तो विदिन 6 मंथ ऑफ स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, आपकी जब भी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, यदि आपकी सेम डे एक्टिविटी स्टार्ट है सर्टिफिकेट के दिन तो वहाँ से 6 महीने, या आपकी बाद में एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जब भी स्टार्ट होती है तो जिस एक्टिविटी की डेट से वहाँ से 6 महीने के अंदर आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था। तो जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है, तो जब रेगुलर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो वो उसकी पूरी तरह जांच होती है, पूरे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ते हैं। सीआईटी एग्जामिशन भोपाल या कंसर्न स्टेट में जो भी सीआईटी हैं, फॉर्म नंबर 10AB में अप्लाई करते हैं। कंसर्न सीआईटी के पास एप्लीकेशन आती है, वो पूरा वेरीफाई करते हैं आपकी ऑडिट रिपोर्ट, बाय लॉज और MOA और आपकी एक्टिविटी फोटोज़ वगैरह है, डोनेशन का डिटेल, जो भी चीज़ें हैं सारा आपके केस टू केस वेरी करता है किस में क्या एक्टिविटी हो रही है। सारा चीज़ वेरीफाई करके उस प्रोविजनल को रेगुलराइज करके नॉर्मल रजिस्ट्रेशन देते हैं। फिर जब सीआईटी रजिस्ट्रेशन देते हैं तो 10AB में अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म, और फॉर्म 10AD में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये तो है कि प्रोविजनल लिया, प्रोविजनल से परमानेंट करवा लिया। लेकिन 1 अक्टूबर 23 के बाद रूल थोड़ा चेंज हो गए। 1 अक्टूबर 23 के बाद 2 प्रकार की कैटेगरी बनवा दी। जिसको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेना है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन यदि लेना है और 1 अक्टूबर 23 के बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो यदि आपकी कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं है, आपने सिर्फ जस्ट ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी या सोसाइटी सिर्फ फॉर्म की है, एक्टिविटी अब आपकी फ्यूचर में स्टार्ट होगी, तो आपको पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर उसको रेगुलराइज कराना पड़ेगा। और यदि एक्टिविटी आपकी ऑलरेडी स्टार्टेड है, 2 साल 3 साल या 1 साल 5 साल कभी से भी एक्टिविटी स्टार्टेड है और आपका ऑलरेडी ट्रस्ट या सोसाइटी बनी हुई है और आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन लेना है, तो अब आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्ट परमानेंट रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए फॉर्म नंबर 10AB भरा जाएगा, जो एप्लीकेशन कंसर्न सीआईटी के पास जाएगी, वो आपको नोटिस इशू करेंगे। उसमें लिखा होगा नोटिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देंगे, सारे वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। फॉर्म नंबर 10AD में डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन देता है, 10AC CPC देता है और 10AD हमेशा डिपार्टमेंट देता है। और ये हो गया प्रोविजनल। और अब प्रोविजनल को यदि किसी की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं है, 1 अक्टूबर 23 के बाद उसने प्रोविजनल लिया है और एक्टिविटी स्टार्ट नहीं है, तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेगा और जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी तब 6 मंथ के अंदर उसको रेगुलराइज करके नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेगा। और जितने प्रोविजनल सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के पहले का हो या बाद का हो, वो 3 साल का मिलेगा, और जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है वो हमेशा 5 साल का मिलेगा। और जब वो 5 साल का रजिस्ट्रेशन जब एक्सपायर हो रहा होगा, 5 साल बाद वो एक्सपायर होगा, तो
उसको भी आपको फिर रिन्यू करवाना है दोबारा। और रिन्यू कराने के लिए आपको जो जब 4.5 साल बचा होगा उसके पहले पहले ही उसको रिन्यू करवाना है। ऐसा नहीं है कि 5 साल बचा है तो मैं 2 महीने पहले रिन्यू करा लूँगा। मिनिमम 6 महीने की उसमें भी लिमिट है कि 6 महीने के पहले पहले ही आपको अप्लाई करना है उसको रिन्यूअल के लिए। तो जिसमें नॉर्मली जो भी सर्टिफिकेट मिले हैं प्रोविजनल टू परमानेंट या ओल्ड रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 1 अप्रैल 21 के पहले पहले तो पुराने सर्टिफिकेट वैलिड थे। जो नई स्कीम आई असेसमेंट ईयर 22-23 से आई, तो मोस्टली सर्टिफिकेट 22-23 से स्टार्ट है, 22-23 के बाद वाले भी सर्टिफिकेट स्टार्ट हैं। तो 22-23 से 26-27 तक मिला हुआ है सबको, और उनको 26-27 में उसको दोबारा उनको अगले 5 साल के लिए रिन्यू करवाना पड़ेगा। उसके लिए रिन्यू कराने के लिए फिर फॉर्म नंबर 10A भी भरना पड़ेगा, और CIT एग्जाम्शन, कंसर्न CIT एग्जाम्शन सारा कुछ वेरीफाई करके उसको अगले 5 साल के लिए उसको रिन्यू करेंगे। तो ये तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन हमको कैसे करना है और क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या क्या कैटेगरी हैं। तो एक कैटेगरी हो गई ओल्ड ट्रस्ट की, दूसरी कैटेगरी हो गई प्रोविजनल वालों की या डायरेक्ट परमानेंट वालों की, तीसरी कैटेगरी हो गई प्रोविजनल से परमानेंट कराना है, चौथी कैटेगरी हो गई कि जो 5 साल का सर्टिफिकेट मिल गया उसको फिर से रिन्यू कराना है, तो उसकी अलग कैटेगरी है। फिर 2 कैटेगरी और है, और नॉर्मली अभी हर केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो अभी चूंकि बेसिक डिटेल्स चल रही है तो उन 2 कैटेगरी को अभी अपन 12 में छोड़ रहे हैं। लेकिन 80G और 1023C में 4 ही कैटेगरी है जो अभी डिस्कस हुई है। 12A में 2 कैटेगरी एक्स्ट्रा है, वो स्पेशल केसेस में लगेगा, नॉर्मल केसेस में नॉर्मली वो नहीं लगेगा। और जितने भी जब भी आपको CPC में अप्लाई करना है, चाहे उसको प्रोविजनल के लिए करना है या रिन्यूअल करना है डायरेक्ट 5 साल वाला, जब भी CPC में अप्लाई होगा तो 10A फॉर्म भरना पड़ेगा, और 10AC में वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। जब भी कंसर्न CIT में अप्लाई करना है किसी भी क्लॉज का हो तो 10AB में अप्लाई करना है और 10AD में सर्टिफिकेट मिलेगा। ये तीनों सेक्शन में ये चीज़ें कॉमन है। और कब तक अप्लाई करना है कि उसकी क्या ड्यू डेट रहेगी और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने बीच में 3-4 सर्कुलर निकाल के बार बार डेट बढ़ाई हैं गवर्नमेंट से। और अभी जो अपन यदि पुरानी डेटों की बात ना करें, लेटेस्ट सर्कुलर की बात करें, सर्कुलर नंबर 7/2024 जो आया है, तो सर्कुलर नंबर 7/24 के हिसाब से किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो ड्यू है, जो अप्लाई नहीं कर पाया, वो अभी 30 जून 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब 30 जून 2024 में वो लोग भी शामिल हैं जिसमें अपने पुराने सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना भूल गए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आज के पहले कभी भी लिया हो, वो 30 जून 24 तक उसको प्रोविजनल टू परमानेंट उसको अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन इसमें मतलब पिछले जैसे हम 2-3 साल से देख रहे हैं कि लोग अप्लाई कर रहे हैं अब, लेकिन चूंकि कैटेगरी इतनी ज़्यादा 6 प्रकार की कैटेगरी इसमें है और 4-4 कैटेगरी उन दोनों सेक्शन में है, और फॉर्म भी 2 प्रकार के हैं, उन फॉर्म के अंदर भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं। तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं जब भी एसएससी अप्लाई करता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन, चूंकि स्कीम पूरी नई है तो कुछ जो डील कर रहे हैं लोग उनको भी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बीच में सर्कुलर आए उसके कारण भी बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ। तो 60-70% एप्लीकेशन तो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि वो सही क्लॉज में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं लोग, और अप्लाई किसी और चीज़ के लिए करना चाह रहे हैं और अप्लाई किसी और चीज़ में हो जाता है। तो कॉमन जो टेक्निकल मिस्टेक्स जो हो रही हैं अप्लाई करने में एसएससी की तरफ से, जिनको अवॉइड करना जरूरी है, वो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जब प्रोविजनल टू परमानेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो क्लॉज 3 में अप्लाई करना पड़ता है। सब क्लॉज 3 जो भी कंसर्न सेक्शन है 12A 80G या 1023C, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो ले लिया और परमानेंट करने के लिए उसको सब क्लॉज 3 में अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन गलती से कोई ड्रॉप डाउन में नहीं होता, उसमें कम से कम 15-16 ड्रॉप डाउन सेक्शन अलग अलग होते हैं उसमें से यदि अपन ने क्लॉज 3 नहीं चूज किया, कभी क्लॉज 2 कर लिया, कभी 4 कर लिया, 5 कर लिया, कुछ भी क्लॉज गलत सेलेक्ट कर लिया तो एप्लीकेशन ही गलत हो जाती है, फिर वो रिजेक्ट हो जाती है। तो मोस्टली गलतियां तो ये हैं कि क्लॉज सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एसएससी या कंसर्न जो भी एडवोकेट्स या सीएस के यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है, वो कंफ्यूजन में सेक्शन
गलत कर देता है सिलेक्ट, तो उसके कारण से यहाँ CIT ऑफिस से एप्लीकेशन गलत हो जाती है। तो थोड़ा क्लॉज का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि क्लॉज सही यदि क्लॉज सही सिलेक्ट कर लिया, क्लॉज 3 सिलेक्ट कर लिया, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने प्रोविजनल लिया ही नहीं और डायरेक्ट प्रोविजनल टू परमानेंट के लिए अप्लाई कर दिया। तो यदि प्रोविजनल टू परमानेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि पहले प्रोविजनल उसको लेके रखें। बहुत सारे ऐसे भी केस आ गए कि प्रोविजनल लिया नहीं और प्रोविजनल टू परमानेंट वाले क्लॉज में अप्लाई कर दिया। और कई एप्लीकेशन ऐसी भी आ गई कि उनके पास पुराना भी था, उन्होंने उसको रिन्यू करा के नया भी ले लिया 5 साल का, उसके बाद भी अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि बस कन्फ्यूजन था कि लेना है कि नहीं लेना है। कई बार ऐसी ये भी गलतियां कर रहे हैं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट 80G का लिया और जब रेगुलर परमानेंट रजिस्ट्रेशन करना है तो 12A में अप्लाई कर रहे हैं, या 12A का प्रोविजनल लिया और रेगुलर परमानेंट वाला 80G अप्लाई कर रहे हैं। और कुछ गलतियां ऐसी भी हो रही हैं कि यहाँ से जब रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए CIT ऑफिस में अप्लाई किया, हम यहाँ से 2 बार 3 बार 4 बार नोटिस भेज रहे हैं, SSC कंप्लायंस ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी ऐसी गलतियों में SSC की एप्लीकेशन मोस्टली रिजेक्ट हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान उसमें मतलब आपके एंड से या जो भी अप्लाई कर रहा है उनके एंड से करना है। कई बार सिस्टम की मतलब कुछ तो ये SSC के एंड पे मिस्टेक है, कुछ सिस्टम में भी कभी कभी इशू हो जाता है कि कई बार CIT ऑफिस से नोटिस इशू होता है, SSC को दिखता तो है कि नोटिस इशू है, वो डाउनलोड ही नहीं डाउनलोड का बटन पे दबाता है तो डाउनलोड नहीं होता। और कई बार आपकी तरफ से भी रिप्लाई सबमिट हो जाता है, हमको दिख भी रहा है कि रिप्लाई सबमिट हो रहा है, हम लोग डाउनलोड करते हैं तो यहाँ डाउनलोड नहीं होता। कभी कभी सिस्टम का भी इशू रहता है। तो सिस्टम का इशू थोड़ा चूँकि सेंट्रलाइज है, ऑल इंडिया न्यू दिल्ली से रेगुलेटेड है, हम लोग टाइम टाइम पे कंप्लेंट भेजते रहते हैं, इशू सॉल्व भी होते रहते हैं। तो ये तो बेसिक आइडिया उसका रजिस्ट्रेशन का था। और सर्कुलर का भी बता दिया कि 7/2024 से जिसका भी प्रोविजनल टू परमानेंट या पुराने को रिन्यूअल रह गया हो तो 30 जून 2024 तक अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कुछ सेक्शन हुए रजिस्ट्रेशन के। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आपको किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है और आपको डायरेक्ट टैक्स में एग्जम्पशन छूट मिल सकती है। तो बेसिक चीज़ें उसकी मैं बता देता हूँ। 4 प्रकार के सेक्शन। निगम जी मैं यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट वापस, वो जो 4 अपने हैं क्लॉजेस वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं सर, उनको अपन 1 2 3 4 लिख लेते हैं। मैं जरा कागज पे, पहला तो वो है कि जिसमें सिर्फ एक्टिविटी चालू नहीं हुई, सिर्फ प्रोविजनल लेना है, ऐसा है? सर मैं स्क्रीन से इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है, अच्छा। यदि मुझसे मैं कोशिश करता हूँ हो जाता है तो मैं स्क्रीन शेयर में वो स्लाइड दिखा दूंगा। अच्छा, या फिर ओरल बोले तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि कानों से जो सुनेंगे वो अंदर तक जाएगा हम लोगों के। अच्छा ठीक है सर। तो उसमें तो सर 6 जैसे अपन यदि 12A की बात करें हाँ तो 6 प्रकार के क्लॉज हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो नहीं पहला अपन ने 4 की जो चर्चा की अपन वही लेंगे, 1 2 3 4 शायद। नहीं अपना 1 2 3 6 है एक्चुअली। अच्छा, तो 1 2 3 6 ले लेंगे। हाँ बोलिए, हाँ 1 में क्या है? ये मतलब पहले सेक्शन है 12A 1AC। हाँ 12A 1AC वो तो है। उसके सब क्लॉज हैं 1 2 3 और 6। हाँ वही क्लॉज 1 पे लेते हैं। हाँ 1 है जो जिसके पास ओल्ड रजिस्टर 1 अप्रैल 21 के पहले रजिस्टर्ड थे और उनको रिन्यूअल कराना है। अच्छा, पुराने को रिन्यूअल, ठीक है, पुराने का रिन्यूअल, ठीक है, ये अब हो गया 1। हाँ 2 में अब सेकंड क्लॉज जो है, आपने एक बार रिन्यूअल करा लिया 5 साल को, अब रिन्यूअल को भी रिन्यूअल कराना है तो फिर सेकंड क्लॉज। अच्छा, तो वो अभी तो रिन्यूअल का भी रिन्यूअल, ठीक हाँ है, रिन्यूअल का भी वो रिन्यूअल। 26-27 से एप्लीकेबल होगा। हाँ वही तो, वो 26 27 हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में कि वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। हम्म। तीसरा, तीसरा नहीं, उसके पहले छठवां लिख लीजिए। यदि प्रोविजनल छठवां, सर्टिफिकेट लेना है तो छठवां है। अच्छा प्रोविजनल लेना है, ठीक है, हाँ प्रोविजनल लेना है प्रोविजनल लेना है तो तो 6A। हाँ 6A। और हाँ और 6B तब है आपको डायरेक्ट परमानेंट लेना है, एक्टिविटी स्टार्ट है डायरेक्ट परमानेंट लेना है तो 6B। ठीक है, डायरेक्ट परमानेंट लेना है, ठीक है। तो 6B लेकिन अब हाँ ठीक है, मैं बाद में इसमें ये भी जोड़ दूं, प्रोविजनल लेना है में आपके फॉर्म थे हमारे 10A और 10AC था। फॉर्म 10A में हम अप्लाई करेंगे और CPC देगा 10AC में, ठीक है। हाँ जो सर दो कैटेगरी है, 1 कैटेगरी और 6A। हाँ वही, ये दोनों CPC के हैं, 10A और 10AC। 10A हम अप्लाई करेंगे, 10AC CPC देगा। हाँ ठीक है, तो 1 और 6A हो गया।
हाँ 6B में आएगा 6B में आपका डायरेक्ट फॉर्म, परमानेंट, हाँ, तो फॉर्म 10B 10AB 10AB और सर्टिफिकेट मिलेगा 10AD में, 10AD, ये CIT से मिलेगा। ये CIT से मिलेगा। तो अब जो तो ये ये जो 6A कैटेगरी में प्रोविजनल लिया है उसको हाँ, रेगुलराइज कराना है तो 3 नंबर क्लॉज है। तो 3 नंबर है, 3 नंबर में क्या लिखते हैं उसको, प्रोविजनल के बाद मतलब परमानेंट, प्रोविजनल से प्रोविजनल परमानेंट। प्रोविजनल टू परमानेंट। ठीक है, अब ये हो गया। ये तो 12A के सर 1 2 3 6 हो गए, हाँ, और सेम चीज 8TG और 1023C में ये 1 2 3 4 हो जाएंगे। समझ गया समझ गया। तो बिल्कुल ठीक है, पहला मैं रिपीट कर दूं, पुराने का रिन्यूअल कराना है वो CPC देगा। सेकंड में रिन्यूअल का भी रिन्यूअल कराना है, वो भविष्य में आएगा। जी थर्ड में प्रोविजन से परमानेंट, लेकिन अपने को पहले प्रोविजन 6 में लेना पड़ेगा, 6A में, प्रोविजनल लेना है, और एक डायरेक्ट परमानेंट लेना है। ये दोनों अपने 6 वो है, और 6A 6A के और बाद अगला 6A और डी में आए। 6B। ठीक है, तो एक क्रम हो गया, ये क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं। जी सर, और CPC के सारे फॉर्म 10A में है, और CIT में आना है तो हमेशा 10AB में, 10AB सेक्शन कोई भी करेक्ट हो। है, ठीक है ठीक है। हाँ, यस आपने सर। ये भी अच्छा बता दिया था कि जो लोगों की कॉमन मिस्टेक होती है, फॉर्म की होती है, ड्रॉप डाउन मेनू में होती है, फिर CPC का भी आपने बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप वहाँ डील कर रहे हैं। सर इसी प्रकार और भी जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उन्हें ज्यादा कवर करेंगे, क्योंकि लोगों को यही रहता है कि हमने अप्लाई किया था लेकिन हमको मिला नहीं, अब वो क्यों नहीं मिला में अटक जाती है बात। सर जी बताएं प्लीज। तो अब कुछ सेक्शन हम ऐसे बता रहे थे कि जिसमें आपको किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन लिमिटेड पर्पज से वो मतलब वो सेक्शन है कि यदि आपका लिमिटेड पर्पज है और ये कंडीशन फॉलो नहीं तो आप बिना सर्टिफिकेट के भी आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा। जैसे वो सिर्फ 1023C में 4 कैटेगरी हैं, 1023C में 3AB 3AC 3AD 3AE, ये तो सिर्फ सेक्शन के नाम है। लेकिन उनका जो बेसिक आइडिया वो मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले यदि अपन सेक्शन 1023C 3AB की बात करें तो ये उनके लिए जिसके पास गवर्नमेंट ग्रांट से जो काम कर रहे हैं, चाहे स्कूल, और ओनली गवर्नमेंट ग्रांट का हर टाइप का काम नहीं है, ओनली एजुकेशनल पर्पज का है। एजुकेशनल मतलब स्कूल कॉलेज या इस टाइप के जो चला रहे हैं, कोचिंग कोचिंग वगैरह इसमें शामिल नहीं है, नॉर्मल ये स्कूलिंग का काम कर रहे हैं या टेक्निकल एजुकेशन कुछ दे रहे हैं, तो ओनली एजुकेशन पर्पज का कुछ काम चल रहा है जिनका, और गवर्नमेंट ग्रांट एवरी ईयर 50% से ज़्यादा आ रही है। तो 1023C 3AB के हिसाब से उनकी कोई लिमिट नहीं है इनकम की, कितनी भी इनकम आ रही है वो बिना किसी सर्टिफिकेट के टैक्स में एग्जम्प्टेड रहेगी। 50% मिनिमम गवर्नमेंट ग्रांट होनी चाहिए, काम ओनली एजुकेशन का होना चाहिए और कोई काम नहीं होना चाहिए। ये तो 3AB तो गवर्नमेंट ग्रांट का हो गया। वैसे ही जो 3AD सेक्शन है वो भी एजुकेशन वालों के लिए है, ओनली एजुकेशन हो, और गवर्नमेंट ग्रांट भले ही ना हो फिर भी यदि आपकी 5 करोड़ से कम इनकम है तो 5 करोड़ तक आपकी, असेसमेंट ईयर 22-23 से 5 करोड़ है, उसके पहले 1 करोड़ होती थी, तो 5 करोड़ के अंदर अंदर आपका यदि ग्रॉस रिसीट है, टर्नओवर है, और ओनली एजुकेशन का आप काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज या टेक्निकल एजुकेशन उस टाइप से, तो आपको बिना किसी सर्टिफिकेट के 3AD सेक्शन में आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिलता रहेगा। ये दो तो हो गए एजुकेशन वाले। वैसे ही सेम सेक्शन, 2 सेक्शन हॉस्पिटल्स वालों के लिए हैं। यदि कोई हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी से संबंधित कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है और यदि 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट ग्रांट है तो भी 3AC में उसका टैक्स एग्जम्प्ट है, और 5 करोड़ से कम है बिना किसी कंडीशन के, 5 करोड़ से कम है तो उसका 3AE में भी उसका टैक्स में एग्जम्प्ट है। बस कंडीशन यही है कि ओनली फिर मेडिकल का काम होगा, बाकी दूसरा कोई काम उसमें ना आप कर सकते हो, ना ही आप जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी आपके वही होने चाहिए। एजुकेशन है तो एजुकेशन, मेडिकल है तो मेडिकल। यदि आप मिक्स क्लॉज करके मिक्स काम करना चाहते हैं तो फिर आपको 12A में जाना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक जो आपको एग्जाम्पशन है ये वाले उसमें उस कैटेगरी में नहीं मिलेंगे। और उसके बाद के जो 1023C के 4, 5, 6 से अलग अलग क्लॉज है उनमें सब में रजिस्ट्रेशन लगता है। इन 4 क्लॉज में आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी यदि कोई स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, छोटा मोटा, साल भर की रिसीट 2-3 करोड़ है तो अप टू 5 करोड़ तक आपका डायरेक्ट टैक्स एग्जम्पशन है। गवर्नमेंट ग्रांट से चला रहे हैं तो आपकी रिसीट कितनी भी हो 50% गवर्नमेंट ग्रांट होगी, तो 50% या उससे ऊपर तो आपका बिना सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा।
वैसे ही अब ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का बेसिक्स था। अब जो 80G के डोनेशन की जो छूट मिलती है, तो 80G में कुछ थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन अलग से हैं, 2-3 कंडीशन अलग हैं कि पहले क्या होता था, अपन 80G की पैसा लिया, एक रसीद कट्टा होता था, रसीद से काट दिया और 80G की छूट ITR में SSC क्लेम कर लेता था और वो मिलती रहती थी। तो 80G के एक बेसिक थोड़ा सा कंडीशन आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि 80G नॉर्मली, जो 80G की पहली कंडीशन है कि इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए ओनली फॉर चैरिटेबल पर्पज। तो चैरिटेबल पर्पज ओनली होगा तो ही मिलेगा। इसमें चैरिटेबल पर्पज में चैरिटेबल पर्पज ही शामिल है, रिलीजियस शामिल नहीं है। जब सेक्शन 11, 12 या 1023C की छूट लेते हैं, उसमें चैरिटेबल वालों को भी मिलता है, रिलीजियस को भी मिलता है, लेकिन 80G की छूट ओनली फॉर चैरिटेबल पर्पज के लिए होता है। लेकिन आगे एक कंडीशन भी है कि यदि चैरिटेबल पर्पज के लिए आपका एस्टेब्लिशमेंट है और यदि नॉमिनल खर्चे 5% तक आप यदि रिलीजियस खर्चे करते हैं तो 5% तक अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो यदि आपका मेन काम ही रिलीजियस है, मंदिर चला रहे हैं या उस टाइप का कुछ भी रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मेन काम यदि आपका रिलीजियस है, फिर आपको 80G का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो पहली कंडीशन जो 80G की है कि आपका चैरिटेबल पर्पज के लिए एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, आपकी इनकम सेक्शन 11, 12 में एग्जम्प्ट होनी चाहिए, टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है जो यदि अलाउड है तो कॉमर्शियल एक्टिविटी की सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, और जो डोनेशन आपको मिलेगा उस डोनेशन को आप कॉमर्शियल एक्टिविटी में खर्च नहीं कर सकते। आप जैसे कई बार क्या 20% तक जैसे कॉमर्शियल एक्टिविटी जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, उसमें 20% तक इंसिडेंटल कॉमर्शियल एक्टिविटी अलाउड है। तो कॉमर्शियल एक्टिविटी आप कर सकते हैं साथ में चैरिटेबल के साथ साथ, लेकिन जो 80G डोनेशन वाला मैटर है, वो 80G में जो आपका पैसा आएगा वो आप कॉमर्शियल एक्टिविटी में खर्च नहीं कर सकते, वो आपको डोनेशन वाले ही में जो चैरिटेबल काम है उसी चैरिटेबल एक्टिविटी में ही काम करना पड़ता। तथा एक कंडीशन एक एक्स्ट्रा और भी है, यदि आपका दोनों काम है चैरिटेबल प्लस कॉमर्शियल, तो आपको सर्टिफिकेट में लिख के भी देना पड़ेगा कि एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डोनर को कि हम जो आप हमको डोनेशन दे रहे हैं चैरिटी में ही खर्च करेंगे, बिजनेस में खर्च नहीं करेंगे। 80G में कंडीशन एक एक्स्ट्रा है। और दूसरा ये है कि जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज हैं उसमें चैरिटेबल के अलावा कोई और पर्पज लिखा नहीं होना चाहिए, अदर देन चैरिटेबल नहीं होना चाहिए, जिसमें चाहे वो कॉमर्शियल हो, रिलीजियस हो या कुछ पर्सनल पर्पज हो, ओनली चैरिटेबल पर्पज का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। और किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। कोई भी आप यदि रिलीजियस काम कर रहे हैं, यदि आप स्कूल चला रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ जैन को पढ़ाएंगे या सिर्फ किसी जाति को, जाट को पढ़ाएंगे, या किसी भी कम्युनिटी या कास्ट को या रिलीजियस कास्ट को बेनिफिट रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते चैरिटेबल काम। अब लेकिन जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, अब जैसे किसी ने मंदिर बनाया या किसी ने मस्जिद बनाया, तो स्वाभाविक है कि मस्जिद जाएगा तो मुसलमान ही जाएगा, मंदिर जाएगा तो हिंदू ही जाएगा नॉर्मली। तो आपके रिलीजियस कामों में वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चैरिटेबल वर्क में काम होता है। यदि आप भंडारा कर रहे हैं या आप स्कूल चला रहे हैं या कोई योगा का प्रोग्राम कर रहे हैं, इस टाइप से कोई भी चैरिटेबल वर्क में आप किसी भी कम्युनिटी या कास्ट को रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। वो 12 में भी ये कंडीशन है, 80G में भी कंडीशन है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलर मेंटेन करनी पड़ेंगी, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह करवाना पड़ेगा। साथ में एक स्पेशल 1 अप्रैल 21 के बाद जो स्पेशल कंडीशन डाली है, यदि आपने 80G में डोनेशन लिया है और उसको डोनेशन को अगला व्यक्ति जिसने जो डोनर है वो उसका बेनिफिट लेना चाहता है, वो तो उसको बेनिफिट तभी मिलेगा जब जिसने डोनेशन लिया है, जो अपन NGO की बात करें, NGO को जितने भी लोगों से डोनर लिया है सबका नाम लिख के लिस्ट तैयार, एक्सेल लिस्ट तैयार करके फॉर्म नंबर 10BD भरना पड़ेगा। 31 मई लास्ट डेट होती है नॉर्मली, तो 31 मई कंसर्न ईयर के 31 मई के पहले पहले फॉर्म नंबर 10BD भरना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने 20 लोगों से डोनेशन लिया, तो आप 20 लोगों का नाम उस पर फॉर्म नंबर 10BD में बना के अपलोड कर दीजिए, और सिस्टम ऑटोमेटिक 20 लोगों के लिए 10BE सर्टिफिकेट इशू कर देगा। वो 10BE सर्टिफिकेट प्रिंट करके आप कंसर्न डोनर को आप दे सकते हैं। अब मैनुअली जो रसीद चलती थी वो रसीद नहीं चलेगी, फॉर्म 10BD अपलोड करना है, 10BE में सर्टिफिकेट
हर डोनर को देना है। उस 10BE का जो नंबर होगा, ARN नंबर, वो ARN नंबर उसमें डालेगा कंसर्न इंडिविजुअल डोनर अपने ITR में, तब उसको बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि ओनली 10BE मिल गया, ऑटोमेटिक वहाँ छूट नहीं मिलेगी। उस 10BE का जो फॉर्म का नंबर है, ARN नंबर आता है उसमें, वो आपको ITR में इंडिविजुअल को वहाँ फिल करना पड़ेगा और उसका सारा डिटेल डालना पड़ेगा, तो उसको बेनिफिट वहाँ मिल जाएगा। तो ये बेसिक डिटेल थे, और यदि किसी का कुछ क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। और बाकी चूंकि सब्जेक्ट इतना लंबा है कि कम से कम कभी 3 या 4 घंटे का सेशन होगा तभी पूरा कंप्लीट हो पाएगा, तो मतलब हमारी तरफ से ये क्लोज कर रहा हूँ। किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया निगम जी, बहुत बेसिक बातें आपने बता दी। तो व्यास जी, मैं चाहूंगा अगर कोई प्रश्न आया हो आपके पास या चैट बॉक्स में तो बता दीजिए, क्योंकि इनको भी जाना है निगम जी को। हाँ, अपन निगम जी को क्या अभी एक्चुअली रोकते नहीं है। लास्ट टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिली, एडवांस में मिली नहीं? जी जी, नहीं नहीं, नहीं कोई बिल्कुल कोई बिल्कुल। कोई बात नहीं है निगम जी। मतलब संजय जी, मतलब आज संजय जी का यह प्रयास है कि हम ट्रायल रन कर रहे हैं एक तरीके से पूरे सिस्टम को। जी जी, और हम, आपने 3 घंटे कहा है तो 3 घंटे नहीं, हम 6 घंटे काम करेंगे ताकि सही काम करे, ये मकसद हमारा है। न कि इसको सुनने की बात है या समझने की बात है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस करता है आदमी, जब ऐसा आपने कहा ना, डाउनलोड करते टाइम पे भी डिफॉल्ट हो सकता है, वहां पर भी लैप्स हो सकता है। तो छोटी छोटी चीजों को जब आदमी प्रैक्टिस करेगा और आपसे बात करेगा, तो सुनना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, करना अलग चीज है। तो ये तीनों चीजें हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे, और आपके जितना टाइम आपने मांगा है उतना टाइम देंगे, ताकि वो पूरा का पूरा पर्पज मीट आउट हो पाए हमारा। और मैं संजय जी को कहता हूँ कि निगम जी को मैं धन्यवाद दें, और उसके बिल्कुल। बाद में और दूसरे जो वक्ता हैं उनको लें, फिर उसके बाद में ठीक अपन है, इसको पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद नागेश जी, मैं निगम जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बेसिक चीजों को, जरूरी चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। और एक और पॉइंट था कि नगद डोनेशन की बात आती है, शायद उसकी सीमा 2000 रुपये निगम जी। हाँ, यदि 80G का बेनिफिट देना है तो हम्म, 2000 तक की लिमिट है। लेकिन हम्म, 80G का बेनिफिट नहीं देना है तो आप कोई डोनेशन की लिमिट नहीं है, आप 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कुछ भी लीजिए। 2 लाख हाँ, के ऊपर जरूर फिर पेनाल्टी के प्रावधान आ जाएंगे। बाकी अच्छा लेने की अच्छा, कोई लिमिट नहीं है, आप 50 लाख भी डोनेशन लीजिए, लेकिन फिर हाँ, पेनाल्टी जरूर आ जाएगी, लेकिन 2 लाख तक पेनाल्टी भी नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। तो मतलब नगद की सीमा 2000 है 80G के लिए, यदि अन्यथा 80G 2 लाख के तक है। बेनिफिट के लिए, 80G का बेनिफिट 80G, नहीं लेना है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जहां हमें ध्यान रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है निगम जी, जरूर हम अगली सभा में और ज्यादा आपको सुनेंगे। आपने अपनी व्यस्तता में इतना समय दिया है, तहे दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है निगम जी का। अब इसी क्रम में हम थैंक आगे। यू। जी जी, अ, हाँ, अरविंद जोशी जी कुछ कह रहे हैं, जोशी सर साहब। सर नहीं, आपका उपक्रम बहुत सराहनीय है। इसके लिए मैं अभी सभी पार्टिसिपेंट की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। ये आगे भी धन्यवाद। चलता रहे, ताकि जी जी, हम जैसे लोगों को जो कॉमर्स से जुड़े हुए नहीं है, तो हमें बहुत ही उपयुक्त साबित हो रहा है। अ, हमारा भी एक सवाल था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जरूर जरूर सर। हम लोगों को 2 साल के लिए ये मिला था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। सर 2 साल का नहीं होता, 3 साल का ही होगा। हाँ, नहीं, हाँ, 3 साल का होगा, पर हमें जी मिला था। जी। पर हमने समय सीमा के पूर्व वो रिन्यू नहीं कर पाए। हाँ, तो अभी डेट सर 30 जून से 24 तक बढ़ी हुई है। हाँ, तो वो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो हमें किस सेक्शन के अंतर्गत तो करना पड़ेगा? 12A और 80G दोनों कैंसिल हुए हमारे। हाँ, नहीं तो प्रोविजनल अभी आपके पास है या नहीं है? नहीं, अभी कैंसिल हुआ है। नहीं, कैंसिल कैसे हुआ है? आपने सरेंडर कर दिया है क्या? नहीं, सरेंडर नहीं किया था। हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, उसमें हम्म। उन्होंने कुछ लैक्यूनस डेफिशिएंसी निकाली थी कि ड्यू टू दैट। हाँ, नहीं यदि आपका जो रिजेक्शन हुआ है, यदि मेरिट पे हो गया, या मतलब दो हम्म, प्रकार के, एक तो मेरिट पे हो गया कि आपका तो बनता ही नहीं है ये जो भी ग्राउंड है, हाँ क्योंकि हाँ, मैंने सर्टिफिकेट अभी ऑर्डर पढ़ा नहीं है, और या हम्म किसी डॉक्यूमेंट की कमी के कारण हुआ है कि आप ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए और आपके पास है। है हमारे पास ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। हाँ, यदि नॉन सबमिशन के हिसाब से तो आप रीअप्लाई कर लीजिए अभी 31 जून के पहले, 3 नंबर ओके क्लॉज नंबर 3 ओके में। ओके ओके। और क्लॉज मेरिट के आधार पर हो, मेरिट के यदि आधार मेरिट पर हुआ हो तो क्या? यदि मेरिट के आधार पे हो गया कि भाई ये चीज गलती है, ये चीज नहीं बनता है, तो फिर आपको रीअप्लाई नहीं कर सकते, ITAT जाना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा।
अच्छा, अपील करना पड़ेगा। हाँ, या फिर जो मेरिट में जो भी चीजें गलतियां निकली हैं उस गलतियों को दूर करके आप फ्यूचर ईयर में रीअप्लाई कर लीजिए, बाद में 6 महीने 1 साल बाद जो भी गलतियां निकाली हैं उनको खत्म अच्छा, करके। पर अभी 30 जून तक हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं ना, 30 जून वाला? हाँ, यदि आपका नॉन कंप्लायंस पे हुआ है कि डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए और डॉक्यूमेंट आपके पास है तो। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू जोशी साहब, हमारे साथ नागपुर से जुड़े थे, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न नहीं हो तो हम संतोष जी को आखिरी धन्यवाद दे दें। सभी की अनुमति है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग जल्दी दोबारा मिलेंगे। सर थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू थैंक सर। यू। तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच डॉक्टर RN सिंह साहब भी हैं, मेरे साथी भी हैं और अभी भोपाल में निवासरत हैं। काफी लंबे समय आपने काम किया है एग्जामिशन में भी। डॉक्टर सिंह साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? शायद अभी कुछ कनेक्शन का इशू आया होगा। नमस्कार सर, नमस्कार जी, आ गए हैं गुड डॉक्टर सिंह साहब, स्वागत है, नमस्कार। सर। और अब हम, आपने सुना पूरा, अब हम उसी क्रम में चाहेंगे हेलो। कि, हाँ, आपको आवाज आ रही है? RN सिंह साहब को आवाज आ रही है हमारी? RN सिंह साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। हेलो। जी, आपकी आवाज हमको आ रही है, सिंह साहब की आवाज हमको आ रही है। शायद दोबारा वो ट्राई करेंगे। RN सिंह साहब, आप आ गए हैं? हाँ हाँ सर, मैं तो अवेलेबल हूँ सर, शुरू से ही सम अच्छा प्रॉब्लम रह रहा है कि आउट हो जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो और अभी मैं अवेलेबल हूँ सर। मैंने संतोष को मैंने सुना काफी, लेकिन जी बट जी, इट वाज इंटरप्टेड इन फैक्ट। हाँ, तो अब आप बताएं कि अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो फिर आप अपनी बात रखें, शुरू करें प्लीज। सर आपकी आवाज मुझे एकदम स्पष्ट रूप से आ रही है। अच्छा अच्छा। और हमें शुरू क्या करना है, हमने ये देखा कि जो भी कुछ है मेन पॉइंट था रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पर्टेनिंग था, वो तो जी संतोष ने ऑलमोस्ट ऑल क्लियर किया। जी जी अब अगर जो यूजर्स हैं, जैसे जोशी जी ने सवाल पूछा कि नॉन सबमिशन की वजह से रिजेक्ट हो गया, जी अब मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि वो क्लेरिफाई नहीं कर पाए कि रिजेक्शन जस्ट ड्यू टू नॉन कंप्लीशन हुआ है या कुछ इनकम्प्लीट कंप्लीशन हुआ है। तो सर देखिए, 12A हो या 80G हो, कैंसिल आपका तभी होता है, जैसे पहले बताया है कि आइदर इट इज ऑन मेरिट। हाँ मेरिट का मतलब क्या है कि मेरिट का मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने सोसाइटी या संस्था बनाई, उस ऑब्जेक्ट से परे, अदर देन दैट ऑब्जेक्ट आई एम मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, या जी। व्हाट एवर ऑब्जेक्ट्स आर देयर वी आर नॉट फुलफिलिंग टू दैट। संतोष ने बताया कि इफ यू हैव सम ट्रेड या कमर्शियल एक्टिविटी, then you have to open it and clear it separately. आपकी आवाज कट कट के आ रही है, दोबारा बोलिए प्लीज। मैंने एजुकेशनल एक्टिविटी तो कर लिया, जी अब स्कूल में मैंने यूनिफॉर्म या बुक्स या कॉलेज बसेस को चलाने जी लगा मैं। और अगर मैं एक्सीडेंटल मान करके परसेंट के आ- अंदर आवाज लिमिट उधर से से इसको क्लियर नहीं आ रही है। है। अच्छा, मैं 1 मिनट अन्य लोगों से भी पूछ लूं, आवाज क्लियर आ रही है, रुक रुक के आ रही है? कोई बताएंगे पार्टिसिपेंट्स? नहीं आ कट रही कट के आ सर, रही कट 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 के रुक आ कट रुक रही के। है। रुक रुक के आ रही है ना? यस ओके, सर। तो सिंह साहब एक बार रिकनेक्ट करिएगा, क्योंकि शायद कुछ स्पीकर या कनेक्शन में प्रॉब्लम हो। चैट बॉक्स में भी लिखा है आवाज कट हो रही है, सुनील भेलेकर जी ने लिखा है। तो सिंह साहब
जब तक रिकनेक्ट होंगे मैं चाहूंगा कि कुछ तो अगर लोगों के सवाल होंगे तो वो भी हम ले लेंगे, नहीं तो हमारे पास सीए मनीष डफरिया साहब भी हैं, रामदास शर्मा साहब भी हैं, इनको भी हम सुनेंगे क्रम से। और अच्छी बात यह है कि अलग अलग व्यू आएंगे। मनीष डफरिया साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी हाँ सर। अच्छा, तो जब तक सिंह साहब आते हैं मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। अब मैं आपसे ये कहूंगा, आपके जो अनुभव रहे हैं, लोगों की जो परेशानियां आई हैं, क्योंकि इन चीजों को आपने डील किया है, तो उन अनुभवों को आप शेयर करें हमसे। मनीष डफरिया साहब। सर सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। मैं इंदौर से हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नेचुरल रूप में जुड़ाव है। संजय अग्रवाल जी और संतोष निगम जी और इन सब के साथ काम करने का बहुत मौका मिलता है। और ये जो संतोष निगम जी ने खैर काफी एग्जॉस्टिव मैनर में बातें कही हैं। जो भी कुछ गलतियां हो रही हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनने डिपार्टमेंट की एंगल से उन सारी चीजों को शेयर किया। जो हमें लगता है सर, जो बेसिक प्रॉब्लम एक तो इनकम टैक्स को लेके होती है, जब हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि टैक्सेशन को शायद हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। कई बार लोगों का ऐसा मानना होता है कि साहब हम तो चैरिटी का काम कर रहे हैं और चैरिटेबल काम है तो हमको तो सब तरह के रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। सर देखिए, कानून का अपना एक तरीका होता है, कानून सबके लिए बराबर है। मैं चैरिटेबल काम कर रहा हूँ या मैं कमर्शियल काम कर रहा हूँ, जो लीगल रिक्वायरमेंट है उनको बहुत बारीकी से माइन्यूटली कंप्लाई करना सबके लिए जरूरी है। जैसे संतोष निगम जी ने अभी कहा कि साहब वो टाइम लिमिट में अप्लाई करना है, सही सेक्शन में अप्लाई करना है। अगर आज के जमाने में कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग के समय में आपसे सेक्शन सिलेक्ट करने में जरा सी भी गलती हो गई तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होना ही होना है। शायद पहली जरूरत तो यह है कि साहब वो एक सिंसिरिटी, वो एक से इनकम टैक्स के प्रोविजंस, हम जब डिपार्टमेंट के बाहर के लोग जब सोचते हैं तो हम सबको लगता है कि यार ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन जो भी हैं जैसे भी हैं कंप्लाई किया जाना जरूरी है। एक तो सबसे पहली बात कि साहब एक वो माइंडसेट जो है वो हमें बदलना होगा कि साहब जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उनका कंप्लायंस इम्पिकेबल तरीके से, एब्सोल्यूट मैनर में हो, ये जरूरी है। देन फिर जो दूसरी बात आती है, जिस तरह के प्रोविजंस हैं, जिस तरह के सेक्शंस हैं, तो जो मुझे एक जो बात संतोष निगम जी ने भी अभी कही, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अगर रिलीजियस एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो सरकार ने ये तो कहा है कि साहब हमारी खुद की इनकम पे हमें छूट की पात्रता बनती है, सेक्शन 11 सेक्शन 12 का एग्जम्पशन। पर अगर ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है तो इन्हें एटीजी में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। ये एक बहुत सारा मैटर हमारे पास में बार बार आता है कि सब रिलीजियस संस्थाएं हैं और उनको लगता है कि सब हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई पैसा थोड़ी कमाने का काम कर रहे हैं। आप कमर्शियल नहीं कर रहे हैं, पर रूल जो है कि इफ यू आर द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो फिर एटीजी के लिए आपकी पात्रता नहीं आती है। आप अगर कोई मंदिर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, धार्मिक कार्यों का हमेशा स्वागत है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कोई सोशल, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो फिर हमारा सजेशन हमेशा ये होता है कि सब दो अलग अलग संस्थाएं बनाएं। एक संस्था जो ये धार्मिक कार्यक्रम करे, मंदिर, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, ये सारे काम करने के लिए, और फिर साथ में हम अन्न क्षेत्र चलाना चाह रहे हैं, साथ में हम कोई और चैरिटेबल एक्टिविटी, सामाजिक कार्य कुछ करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक अलग अलग संस्था बनाएं। तो जाके फिर वो एटीजी का बेनिफिट हम वो सामाजिक संस्था में ले सकते हैं। प्योर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो फिर उसे एटीजी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। एक बड़ा कॉमन कंफ्यूजन जो बात वापस आई थी वो डोनेशन की अमाउंट को लेके है। बहुत सारी संस्थाओं में हमने ये देखा है कि साहब वो हम 2000 रुपए से ऊपर की नगद दान राशि नहीं लेते हैं, या मतलब से अगर अनऑफिशियल मैनर में बात करूं कि साहब लेते तो हैं पर फिर वो रसीद जो है वो अलग अलग नाम से काट देते हैं। तो इनकम टैक्स में कहीं भी 2000 रुपए से ऊपर की दान राशि नगद नहीं लेना है, ऐसा बंधन नहीं है। 2 लाख रुपए तक की राशि, या उसको और बहुत प्रिसाइसली अगर बात करें तो 1,99,999 रुपए तक की राशि नगद ली जा सकती है, और ऐसी राशि नगद लेने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ यह है कि दानदाता का, डोनर का नाम पता हमारे पास में होना चाहिए। अगर डोनर का नाम पता नहीं है, एनोनिमस डोनेशन अगर है, तो उसके लिए फिर इनकम टैक्स के रूल अलग हो जाते हैं।
एनोनिमस डोनेशन एक एक निर्धारित सीमा से ज्यादा अगर है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाता है 30% की हाईएस्ट रेट से। तो अगर डोनर का नाम, पता, आइडेंटिफिकेशन हमारे पास में है तो नगद दान भी लिया जा सकता है 1,99,999 रुपए तक। देने वाले को अगर एटीजी का बेनिफिट लेना है तो फिर उसको डोनेशन जो है वो बैंक के माध्यम से ही देना होगा। कैश के माध्यम से अगर डोनेशन दिया जा रहा है तो एटीजी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर लेने वाले के लिए 2,000 रुपए का कोई बंधन नहीं है। डोनर का नाम, पता अपने पास में रखें, पूरी डिटेल उसका जानकारी रखें, और उसके बाद में अगर आप कैश में डोनेशन भी ले रहे हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। बैंक से भी अगर डोनेशन आ रहा है, चेक के थ्रू भी आ रहा है, तो भी डोनर का नाम पता होना जरूरी है। ये इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे केसेस में परेशानी है कि साहब वो तो ऑनलाइन किसी ने हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया है लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। एनोनिमस डोनेशन अगर है आपके पास में, अगर डोनर का नाम पता नहीं है और ये ऐसा एनोनिमस डोनेशन एक निर्धारित सीमा से ऊपर हो गया है, तो फिर इनकम टैक्स में उसके लिए कोई छूट अवेलेबल नहीं है। वो 30% की रेट से टैक्सेबल होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरा ख्याल है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान में रखना है। निगम साहब ने इसके अलावा सारी बातें कर ही ली हैं, रजिस्ट्रेशन, उसकी सारी रिक्वायरमेंट, तो उन डिटेल में फिर मैं वापस नहीं जाना चाहूंगा सर। जी, थैंक यू मनीष डफरिया साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और ये भी क्लैरिटी रखी है कि नाम और एड्रेस जरूर होना चाहिए, वरना एनोनिमस डोनेशंस जो हैं दे आर फुल्ली टैक्सेबल। तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोबारा हमारे साथ डॉक्टर आर एन सिंह साहब जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आर एन सिंह साहब, क्योंकि नाम मुझे दिख रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ सर, सुन पा रहा हूँ सर अच्छा, आपको। अब आप बोल रहे हैं। सर आपकी आवाज बोलिए, आप बोलिए, हम सुनते हैं। आपकी आवाज क्लियर आ रही है क्या? अब मेरी आवाज देखिए सर, आपको आ रही क्लियर? क्या आप प्रॉब्लम? लगातार आ रही है। अब बहुत सभी को पार्टिसिपेंट्स बता देंगे अच्छे से आ रही है, प्लीज। हाँ जी, अभी आई है ठीक मैं है, ऑडिबल? हाँ यस, नाउ यू आर ऑडिबल, क्लियरली ऑडिबल। तो अब मैं हैंड ओवर करता हूँ कि आप अपने विचार, अपने अनुभव रखें। लोगों को जो परेशानियां आती हैं, थोड़ा सा उस विषय में अपन बात रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आर एन सिंह साहब, प्लीज आप बोलिए। सर, मैं डाफरिया साहब को नमस्कार करता हूँ। इनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही अप टू डेट नॉलेज रखने वाले हैं डाफरिया जी। इनके सामने तो हम जो बोलेंगे हम वही बोलेंगे कि जो हमारा इनकम से देखना होता है कि हम क्या देखते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू रिजेक्ट ऑन ए सिली ग्राउंड। डाफरिया जी ने जो एनोनिमस डोनेशन की बात कही, ठीक है, कवर हो गया उसको कि 1 लाख या 5% से ज्यादा अगर है तो उसको जो है टैक्स हो जाएगा 30% चेक में उसको। एलिजिबिलिटी पर भी उन्होंने बोला कि अगर ये 5% से ज्यादा है तो वहाँ एटीजी मिलने वाला नहीं है। मेरा जो मेन फोकस था इस पर एक असेसी के पार्ट ऑफ व्यू पर, कि असेसी कहाँ कहाँ छोटे छोटे गलतियां कर देता है, जहाँ पर कि उसको 12A एटीजी बहुत इजीली रिजेक्ट कर देता है। ITR 7 उसमें हम बहुत ही अपनाते हैं। जैसे डफरिया जी ने बोला कि तो if it is seen unintentional and procedural mistakes bear about 90% in the cases of concession of 12A। जहां पर कॉर्पोरेट डोनेशन की बात आती है, कॉर्पोरेट डोनेशन को भी हम लोग जनरली एप्लीकेशन ऑफ फंड में लगा देते हैं। जब हम ITR 7 के फॉर्म कॉलम नंबर 6 को या 1, 2, 3 को भरते हैं तो वो रिलेट कर नहीं पाते उसको, हम उसको नहीं करते। एप्लीकेशन ऑफ फंड की जब बात आती है 11(5) में कि 5 साल बियॉन्ड 5 ईयर, तो 5वें साल को लेकर के बहुत सारे गफलत रहते हैं। अगर कहीं एओ उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है तो ऑडिट लोग आते हैं तो कहते हैं जो 5 साल है विच इज द 5th ईयर, 4 साल की थी कोई बात नहीं है। वहां पर भी हमारे कम से कम 60% ऐसे केसेस हमने देखे हैं ड्यूरिंग एग्जाम्पशन में असेसिंग अफसर रहते हुए, कि एग्जाम्पशन उस साल का जो है इनकम आपका ऐड हो जाता है, इनकम में ऐड हो जाता है। और जो मेरा फोकस पॉइंट था कि ट्रेड एक्टिविटी एंड इंसिडेंटल एक्टिविटीज,
जब हम फॉर्म भरते हैं, चाहे वो फॉर्म 10A हो, 10AC के लिए, या 10AB हो, 10AD के लिए, तो रियली अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत कैजुअल है वहां पर। अभी 2-3 दिन पहले ये केस आया कि सर हमने तो प्रोविजनल ले लिया था, तो अब क्या करना है। ये हुआ कि आपको 3 साल के अंदर अप्लाई करना था नॉर्मल के लिए। बोले मेरे सीए ने बोला कि मैंने सब कर दिया है। तो मैंने कहा आपने सीए से पूछिए। तो सीए का कहना था कि सर इन्होंने 6 महीने रहते हुए मुझे याद नहीं दिलाया, अब इनका ऑलरेडी 3 साल 2 महीने एक्सपायर हो गया, अब ये मुझे बोल रहे हैं कि हमारी ड्यूटी थी। तो इसको तो हम मानेंगे कि असेंसी डिफॉल्ट में है, और इसी वजह से अब उनको फ्रेश लेना पड़ रहा है। अगेन ही हैज टू गो फॉर 3 years, क्योंकि उनकी एक्टिविटी पहले से शुरू नहीं थी। अब सर 1 अप्रैल 23 से जो चेंज आया है कि इफ योर एक्टिविटी हैज स्टार्टेड वेल बिफोर इट इज रजिस्टर्ड, then you need not to go for provisional, you can take for normal 12A for 5 years. In that case also, if you are filing, then okay. If you are not filing, then in case you're expired, you have to go fresh. जैसे अरविंद जोशी जी ने बताया कि उनका कैंसिल हो गया है। अब अगर कैंसिल हो गया है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन या मेरिट, he has to go appeal. Otherwise, he can reapply, provided it is only the matter of non-compliance or expiry of the date. तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रोविजन ठीक है, टिपिकल है, कम्प्लेक्स है, बट यू हैव टू फॉलो इट एज डॉक्टर सर हैज ऑलरेडी told. So I focus it on whenever there is activity, it should be, it must be, and it shall be according to your object. If you are sincere to that, I don't think there is another reason other than the merit to get your 12A or it is cancelled. Sir, handed over to you, sir. थैंक यू आरएन सिंह साहब। आपने बहुत अच्छा बताया कि जो ऑब्जेक्ट है उसी के अधीन हमको काम करना है, उसके अलावा नहीं करना है। और बिल्कुल सर। दूसरा जो क्लॉज है, प्रॉपर क्लॉज होना है। तीसरा, एक जो बड़ी भावना होती है, आपने पॉइंट अच्छा उठाया कि निर्भरता होती है, शायद इसलिए ये होता है कि हमने सीए साहब को दे दिया और उन्होंने भर दिया और हमारा सब ठीक है, लेकिन नहीं है, वो नहीं पता लग पाता। तो थोड़ा सा हम लोग ये जरूर कहते हैं समय समय पर लोगों से कि भाई आप अपने ईमेल, अपने कागजात, अपने पोर्टल और उन सब का भी ध्यान रखिए कि क्या कम्युनिकेशन आप लोगों को मिल रहा है। ये निश्चित मानिए कि डिपार्टमेंट कोई भी चीज को खारिज करने के पहले वो जो है वो आपको एक अवसर जरूर देता है। वो अभी 100% ईमेल पर कंपलसरी है, कोई भी कम्युनिकेशन ईमेल पर अवश्य आएगा, भले ही स्पीड पोस्ट से ना आए, भले ही एसएमएस या उससे ना आए, लेकिन ईमेल पर। और ईमेल भी क्या, रजिस्टर्ड जो पोर्टल है आपका, रजिस्टर्ड, जैसे हम आईआरसीटीसी में अपना अकाउंट खोल के काम करते हैं, बैंक के अंदर करते हैं, इनकम टैक्स में भी आपका एक अकाउंट है, उसका आईडी है, उसका पासवर्ड है, उसके अंदर आपको लगातार ईमेल आ रहे हैं जानकारी के लिए, नोटिस के लिए। यदि आपने कोई रिप्लाई किया है तो उस पर भी कोई फर्दर क्वेश्चन है, वो भी, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, कुछ भी जो होगा वो ईमेल पर आएगा। ये हमको अच्छे से समझ लेना है। और जो हमारी प्रक्रिया है वो भी आजकल समय सीमा में होती है। अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके 6 महीने या जो भी निर्धारित अवधि है उसमें आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है या खारिज हो रहा है, जो भी है उसका एक्शन आएगा। अभी एक है वेलेकर जी का, मे आई शेयर लेटर ऑफ रिजेक्शन ऑफ 12A, देन वी मे गेट प्रॉपर गाइडेंस फॉर रीअप्लाई। वेलेकर जी, मैं समझता हूँ इस मीटिंग में कोई ये हम ले क्या, अगर इस तरह के, क्योंकि डॉक्यूमेंट लेंगे नहीं मीटिंग में। सर, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा सर, बिल्कुल बोलिए। लेना चाहिए सर। अगर हम उसको लेते हैं और तभी हमारे इस सेशन का एक इफेक्ट ठीक आएगा है। कि रियली हम केवल बातें कर रहे हैं एक्ट के हिसाब नहीं से, नहीं, या रियली बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल यही देख रहा था क्लैरिटी के लिए। तो ठीक है, डॉक्यूमेंट कैसे देख सकते हैं, शेयर स्क्रीन या कैसे, वेलेकर जी आप बताएं। या आपने तो पूछा व्हाट्सएप है, पर भेजें। हाँ, या तो व्हाट्सएप पर भेज दें सर, या अब पता तो नहीं वो स्क्रीन पर शेयर। व्हाट्सएप पर फिर व्यास जी मैनेज करेंगे उस चीज के लिए कि कैसे वेलेकर जी का डॉक्यूमेंट वक्ताओं तक पहुंचे। शर्मा जी हैं, आप हैं, डफरिया साहब हैं, तो डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। हाँ जी, या वाल्मीकि प्लेटफॉर्म जी जैसा को डिसाइड को कर होस्ट देते हैं। बना दिया गया है, वो शेयर अच्छा, कर सकते हैं स्क्रीन पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वेलेकर सर, शेयर जी, कर दें सर। चलिए देखते हैं। वेलेकर जी, आप कुछ पहले जुबानी भी बताएं और फिर डॉक्यूमेंट भी देखें, दोनों काम करेंगे।
सर डॉक्टर अरविंद जोशी सर ने जो बताया ना वही जी है जी। मेरा इश्यू। वो अच्छा, हमारा हाँ जो ठीक। है रिजेक्ट हो गया था, तो उसका लेटर ठीक। है मेरे पास। क्या मैं वो शेयर कर सकता हूँ? लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ अभी, जो मैं देख रहा हूँ इसमें। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं विलेकर जी। आपको को होस्ट बना सर, दिया लिखा वालेकर जी, आप कर सकते हैं शेयर। उसमें लिखा होगा कि ड्यू टू दिस रीजन योर 12A एप्लीकेशन इज बीइंग रिजेक्टेड। अगर वह जो थीम लाइन है, अगर आप उसको बोल भी सकते हैं तो एटलीस्ट सभी एक्सपर्ट जहाँ बैठे हैं दे विल कैच द आप पॉइंट। रीड आउट कर सकते हैं आखिरी पैरा। यस यस यस। जी। In view of the above, it is seen that the assessee has not complied with the provisions of subclause A of clause 2 of second proviso to section 80G5 of the Income Tax Act 1961. As a result, the undersigned is not satisfied about the genuineness of activities of the assessee trust and compliance to requirements of any other law for the time being enforced by the trust, as are material for the purpose of achieving its object. Therefore, the application filed by the assessee is hereby rejected, and the provisional approval granted on 27th of May 2021 under clause 4 for first proviso to section 80G5 of the Income Tax Act 1961 is hereby cancelled. वहां पर एक लैंग्वेज लिखा है कि इन व्यू ऑफ द एबव, जो इन व्यू ऑफ द एबव लिखा है उसके पहले के आप 2-3 लाइन पढ़ दीजिए प्लीज, इफ यू कैन। सर फिर से। जहां से आपने स्टार्ट किया, आपने शुरू स्टार्ट हाँ किया कि इन व्यू ऑफ द एबव, तो उसके पहले के 2-3 लाइन, ओके मतलब ओके। उसके पिछले पैरा की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जस्ट उसके पहले का सब की इन व्यू ऑफ द एबव मतलब उन्होंने साइड क्या किया रीजन। ओके ओके। Considering the above facts, the present application filed in form number 10AB under clause 3 of first proviso to section एबव फैक्ट जो आपने पढ़ा है, एबव फैक्ट उसके पहले के 2-4 लाइन प्रीवियस पैरा का थोड़ा सा पढ़िएगा प्लीज। रिपीट करना है कि उसके पहले का पढ़ना है? उसके पहले का पढ़ना, उसके पहले का। पहले का। इसमें तो सर बहुत सारे दिया है। मुझे वही लग रहा है सिंह साहब, इसको थोड़ा सा, चूंकि वेलेकर जी नागपुर में ही है और ऑफिस में भी मिले हैं, तो जरूर हम इनकी समस्या ऑफिस में सॉल्व करेंगे। तो श्योर श्योर बेसिक, श्योर। हाँ, क्योंकि बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और भी कर सकते हैं। तो अगर और भी किसी का कोई विषय हो तो ले लें, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो स्वागत है। 23 पार्टिसिपेंट्स हम लोग हैं टोटल। ले लीजिए सर, ले लीजिए, किसी और का ले लीजिए। अच्छा, वही मैं निवेदन कर रहा हूँ, किसी और का है तो ले लेते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो बातें अभी तक हुई हैं उससे कोई लाभ मिला है तो वो भी हम सुन लेते हैं, ताकि ऐसा ना लगे वन वे ट्रैफिक है। करेक्ट सर। नहीं, लाभ तो निश्चित रूप से मिला है, क्योंकि जी होता यह है कि जो ये क्लॉज सब क्लॉज और उसके बाद में जो एटीजी के रूल हैं, उनके कंप्लायंस है, उसकी डेट है, ये जो सारी जी चीजें जब तक हमको याद नहीं होगी किसी तरीके का, जैसे जी अभी जी जैसे आप दोनों तीनों जो पार्टिसिपेंट अपनी बात कर रहे थे, तो सिर्फ ये है कि वो या तो वो ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं या जी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, एक तो जी ये। जी। और चार्टेड अकाउंटेंट साहब और उनके बीच का जो गैप है वो किस हाँ तरह से फुलफिल हो, ताकि डिपार्टमेंट में जॉइंटली इसका नाम क्या हो, काम को प्रॉपर तरीके से कर पाए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बहुत सारे काम होते हैं और जो जी जो बेनिफिशियरी होता है उसको नॉलेज नहीं होता है, तो ये बीच का जो पोर्शन है, क्योंकि वो सोचता है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है, बेफिक्र रहता है वो, और दोनों जने जी। के बीच का जो है कि आपने मुझे समय पे याद नहीं दिलाया। अब उन्होंने कहा हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो हम बेफिक्र हो गया, मतलब ये है कि बंदूक जेब में है आपके, आप चलाना कब चाहते हैं मालूम नहीं है आपको। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये इस तरह हाँ की जो गफलत है एक तरह से, मतलब गलती किसी की नहीं है, मतलब जी। इरेगुलर है, डिफॉल्टर नहीं है कोई भी इसमें। हाँ हाँ तो जो इरेगुलरिटीज है इसको हमको मीट आउट करने के लिए एक वापस से साझा एक सारा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जी बहुत सारे इसमें क्लॉज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कौन सी बुक किनके पास रखना चाहिए एक तरह से, ताकि वो इन सब चीजों को रीड आउट करके आपके पास में आए। तो ये एक आज का जो सेशन था, हमने माहौल बनाने के लिए किया है एक तरीके से ये, ठीक। और ताकि एक हम आपके जो क्लॉज है वो आदमी के दिमाग में बैठे, क्योंकि अभी तक क्या था, 12 है और एटीजी की बात होती थी, अब 23 की बात आई है। अब जी 23 में जो एटीजी में बात है, तो एटीजी में किस तरीके की एक्टिविटीज करके क्या कर सकते हैं,
क्योंकि जब हमारे एक्सपर्ट बात करते हैं तो उन्होंने कहा साहब आप इसको आप यहाँ पर इसको कमर्शियल एक्टिविटीज में आप इसको यूज कर लीजिए, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज में यूज करने का भी किस तरीके का प्रावधान होता है, उसको कैसे जाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं वो उसको फॉलो करके एक कंट्री को बड़ा सपोर्ट कर सकता है वो, और अपनी चीजों को भी व्यवस्थित रख सकता है। और ये व्यवस्थित करने के लिए मैं एक चीज और इसमें कहूंगा कि इसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो लोग बाग इसको सही तरीके से काम करेंगे तो वो 10-15 ऑर्गेनाइजेशन को अगर सपोर्ट करेंगे वो, तो एक रोजगार जनरेशन का भी एक हिस्सा बनेगा वो। और लोग बाग जो अकल से काम करेंगे वो संस्थाओं को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो इन सब चीजों को बारीकियों को समझे। और जो जिनको बारीकी से समझने की जो दरकार है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद वो बेफिक्र होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं वो। तो वो उनको, जैसे डफरिया साहब ने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, नो डाउट हमारे इंदौर के लोग बाग बहुत टैलेंटेड होते हैं, मैं जानता हूँ इस सब चीजों को। नहीं व्यास जी, मैं सहमत हूँ। तो देखिए अल्टीमेटली जो आपने शुरू में कहा था, संपर्क और संवाद का माध्यम यही है। यस फेसलेस होने से, दूरियां होने से, लिखा पढ़ी होने से उसकी अपनी मर्यादा और अपना एक एक लिमिटेशन जिसे कहते हैं हो सकता है। यस बाकी विभाग में एग्जामिशन डिपार्टमेंट है, वहाँ लोग आते हैं, बात भी करते हैं, सलाह भी लेते हैं। सीएस में भी बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। और इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो मिलते रहें, जुड़ते रहें, जोड़ते रहें। और दूसरा, जो भी चीज हो वो लिखित में पूछें, या कागज लेके आए, आमने सामने बैठ के पूछें, या लिखित में, अगर कभी व्हाट्सएप पर पूछें लिखित में। क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा विषय है कि जब तक पूरे फैक्ट्स, जब तक पूरे तथ्य, इसमें एक शब्द मैं बोलूंगा, फैक्ट एंड फिगर्स, तथ्य और आंकड़े, तो जब तक ये ना हो तब तक चीजों को समझने या समझाने में कठिनाई होती है। तो व्यास जी यहाँ सब ठीक है। तो मैं जब तक आप देखते, मैं एक बात और कहूंगा आपसे मैं व्यास जी। इसमें पूरा पूरा चाहता हूँ, मैं आपसे आपका एक व्यूज चाहता हूँ पूरा इन तीनों चारों चीज को समअप करते हुए, ताकि क्या होता जी है कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आदमी कैसे समझे, मैं ये जी चाहता जी हूँ। जी। क्यों ठीक है। डरता है वो, और डरने के कारण उसके बहुत सारी गलती होती है। ओके, तो बिल्कुल मैं समराइज करूंगा, लेकिन मेरे बीच आदरणीय रामदत्त शर्मा जी भी हैं, हाँ, ले और लीजिए। अब उनका उनका नंबर आ गया है। तो मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा वो भी अपनी बातें, अपने अनुभव, अपने विचार रखें। उसके बाद मैं समरी करूंगा। हाँ शर्मा जी। थैंक यू संजय जी। संजय जी से काफी पुराना परिचय है और बड़े डायनामिक व्यक्ति हैं, और रोज इनकम टैक्स के अलावा भी बाकी अच्छी अच्छी चीजें लोगों से शेयर करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है शेयरिंग करना। आपके पास बहुत अच्छी चीज है, आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज है, और उन आइडियाज को आप अपने पास रख लेते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं। तो मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, संजय अग्रवाल जी का। और जहाँ तक मुझे याद है कि मनीष डफरिया साहब जो चार्टेड अकाउंटेंट साहब हैं, और मेरी इनसे मुलाकात कुछ समय पहले हुई थी एनएडीटी एनएडीटी भोपाल में, जहाँ तक सर। मुझे याद है। और जी सर। पीसी चौहान साहब के कमरे में हुई थी। और मैं उनको देख के काफी प्रभावित हुआ कि देखो कितने एक्टिव है, इतने दूर से आए हैं, और समय से काफी पहले है। और इतने एंथुसियाज्म था उनमें, मैंने कहा देखो डिपार्टमेंट के लोगों की ये कितनी सेवा करते हैं। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपको मिलके वहाँ पे थैंक यू सो मच सर। तो जहाँ तक ट्रस्ट की बात है सर, तो मैं काफ़ी चीज़ें तो अपने सीए साहब ने भी बताई, मनीष जी ने भी बताई, और अपने संतोष निगम जी ने भी बताई, और बीच बीच में अपने संजय अग्रवाल जी भी बताते रहते हैं। इसमें मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट है कंप्लीट कोड, और सेक्शन 298 इसके अंदर सेक्शन, और एक कंप्लीट कोड के अंदर एक और कंप्लीट कोड है। ये ऐसी यूनिक चीज है हमारे इनकम टैक्स में, वो है ट्रस्ट के प्रोविजंस आर इन इटसेल्फ एक कंप्लीट कोड। देखिए 10, 11, 12, 13 ये 4 सेक्शन है, ये अपने आप में कंप्लीट कोड है। कंप्लीट कोड का मतलब है कि भी आपको इन सेक्शन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब आप ट्रस्ट का मैटर आप डील करते हो, तो इनकम टैक्स के बाकी प्रोविजन है, जो नॉर्मल प्रोविजन जिसको हम कहते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल कैसे नहीं है? देखिए, एक ट्रस्ट है जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक नॉन ट्रस्ट है, एक एक जनरल व्यक्ति है, उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है। दोनों की कंप्यूटेशन में बड़ा फर्क है।
है ना। तो इसमें जो है, क्योंकि बेसिकली जो ट्रस्ट वगैरह हम जो बनाते हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाते, प्रॉफिट एलिमेंट जो है वो इसमें बिल्कुल ही नहीं है। जहां भी प्रॉफिट एलिमेंट हुआ तो वहां पे टैक्स का एक काफी बड़ा मतलब इसके ऊपर इम्पोजिशन हो जाता है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट जहां भी आपने थोड़ी सी नॉन कंप्लायंस की। और ट्रस्ट में जैसे बहुत पुराने, अगर हम बहुत पीछे जाएं तो आपने देखा होगा ट्रस्ट का बहुत मिसयूज हुआ। और मिसयूज इसलिए हुआ कि काफी प्रोविजन इस एक्ट में ट्रस्ट के मामले में जो सेक्शन 10 से 13 तक की बात कर रहे हैं उसके अंदर वो मिसिंग थे। और जो जो जैसे पता लगता गया उसमें एडिशन होती गई। और अब इतनी मतलब ये जो ट्रस्ट सेक्शन तो आपको 4 दिखते हैं, पर इसके अंदर इतना, जैसे मैं आपको एक क्लॉज है इसके अंदर 1023C, ठीक है सर, उसमें 23 प्रोविजन दिया हुआ है। एक क्लॉज के 23 प्रोविजन, शायद ही कोई इनकम टैक्स के अलावा भी कोई ऐसा कोई एक्ट होगा जिसके एक क्लॉज के 23 प्रोविजन हो। तो आप इसमें इस बात से समझ सकते हो कि इसमें जो लूपहोल्स थे, जो लोग एक्चुअल में चैरिटी नहीं करते थे और चैरिटी के नाम से वो मिसयूज करते थे पैसे का। और तो इसको रोकने के लिए इसमें इतनी कंप्लायंस है, जितनी कंप्लायंस ट्रस्ट के केसों में है शायद और किसी की जगह आपको नहीं मिलेगी। जैसे इनकम टैक्स के बिजनेस एंड प्रोफेशन काफी बड़ा प्रोविजन है ना, सेक्शन 28 से लेके 44 तक, और उसके अंदर भी काफी जो है बड़े बड़े प्रोविजंस है। तो उसमें भी इतनी कोई भी पूरा इनकम टैक्स एक्ट एक तरफ और चैरिटेबल के सारे प्रोविजन एक तरफ, इसमें इतनी कंप्लायंस है। और जहां भी नॉन कंप्लायंस हुई तो आपका जो टैक्सेशन रेट है वो MMR पे चला जाता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। जैसे आज के टाइम में मैक्सिमम मार्जिनल रेट है 30%, तो आपको इंडिविजुअल रेट नहीं लगेंगे, तो आपको दूसरे रेट नहीं लगेंगे, आपको 30% के हिसाब से नॉन कंप्लायंस जितने की उसके ऊपर लगेगा। तो आपने काफी सावधानी से इसमें काम करना है। और जो लोग जेन्युइनली इसमें काम करते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और जो इसमें कोई ग्रे एरिया ढूंढते हैं तो वहां पे ये प्रॉब्लम। तो जब डिपार्टमेंट में जब कोई चैरिटी की बात होती है तो हमारा कंसर्न सिर्फ उन चैरिटेबल ट्रस्ट से है जो हमारे पास रजिस्टर्ड है। 12A में एप्लीकेशन देके 12AB में जो रजिस्टर्ड है उन ट्रस्ट की हम बात करते हैं। जो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है वो हमारे लिए एक नॉर्मल बिजनेसमैन टाइप या कोई कमर्शियल एक्टिविटीज करता है, इस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी रजिस्ट्रेशन विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अदरवाइज वो हमारे लिए चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, वो हमारे लिए कोई NGO नहीं है, हमारे लिए ऐसे ही है जैसे कोई लोग बिजनेस कंसर्न चला रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन के सारे, सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन में जो बात आती है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स में आती है। ऑब्जेक्टिव्स चैरिटेबल है कि नहीं, ये क्लॉज 15 है सेक्शन 2 में, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से सारे काम चैरिटेबल के नहीं होते। तो उसमें डिफाइन किया हुआ है कि ये जो चीज है, रिलीफ टू पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। तो ये 7 लिम्स है, ये 7 चीजों में अगर कोई चीज फॉल करती है दैट इज चैरिटेबल। वो हमारे लिए चैरिटेबल है, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो NGO है जो इनमें फाल नहीं करती और कोई काम कर रहे हैं तो वो चैरिटेबल नहीं है। तो उसका जो बेनिफिट है चैरिटेबल ट्रस्ट का वो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रजिस्ट्रेशन विद द डिपार्टमेंट। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं, देखो 3 तरह के ट्रस्ट हमारे पास आते हैं, सोसाइटी आते हैं, सेक्शन 8 कंपनीज आती है, और ट्रस्ट आते हैं। ठीक है, तो हमें सोसाइटी है, सोसाइटी एक्ट के तहत वो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, उससे हम ज्यादा प्रभावित नहीं होते। ठीक है, अगर आपने करा लिया है तो आप हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए, उसी का ही आपको बेनिफिट होगा। फ्यूचर में बेनिफिट ये होगा, कल में कोई लिटिगेशन जो हो जाती है तो एक आपका रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स है, तो उसमें जो है लिटिगेशन में काफी चीजें बड़ी काम आती है कि देखो ये ट्रस्ट हमने बनाया, इस पर्पज के लिए बनाया, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और इसी तरह से सेक्शन 8 कंपनीज अगर आप बनाते हो तो ROC है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ट्रस्ट है,
है ना। ट्रस्ट का अपना रजिस्ट्रेशन है, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन देखो, प्राइवेट अगर ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट एक्ट है, ठीक है। और अगर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन वैसे अगर आपने कराना हो तो आपने देखा हो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ऑफिस में एक ऑफिस होता है, तो वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इनसे हमारा जो है, इसके बाद वो हमारे पास आता है, फिर हम उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको थोरोली देखते हैं कि भाई ये पहली बात तो ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट कौन बनाता है, एजुकेशन ट्रस्ट बनाता है, एक्सक्लूसिवली होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली, क्योंकि उसमें लिखता है वोली, वोली का मतलब है पूरी तरह, एजुकेशन के अलावा कोई चीज नहीं होगी, अगर कोई चीज है तो आपका रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हॉस्पिटल्स वगैरह जो जो चलाते हैं, ठीक है, मैं जो है, तो वो भी अगर इस पर्पज के लिए है और सेक्शन 1023C में अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो एक्सक्लूसिवली फॉर दैट पर्पज है। और अगर आप उसमें और भी मतलब उसमें कोई ऑब्जेक्टिव जोड़ देते हो, आप कहते हो जी चैरिटेबल में तो 7 लिम्स है, 7 लिम्स में आपने जो योगा भी जोड़ दिया, रिलीफ टू पुअर भी जोड़ दिया, है ना। तो और एजुकेशन का आपने ट्रस्ट बनाया और एजुकेशन के साथ आपने मेडिकल बना दिया, तो आप इस जो है 12A में जाइए, यहाँ पे तो एक स्पेसिफिक है 1023C, और हमारे देखिए 4 सेक्शन है, तो 4 सेक्शन भी बहुत क्लियर कट है। सेक्शन 10 है सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल के बारे में, जो है हॉस्पिटल के को डील करते हैं, ठीक है। और सेक्शन 11 और 12 एक हमारे सेक्शन है, वो क्या है कि अगर आप एनजीओ बनाएंगे, अगर आप एनजीओ चलाएंगे, तो और हमारे पास आपका रजिस्ट्रेशन है, हमने 12AB में आपको रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो हम आपको छूट देंगे, काफी छूट देंगे। तो सबसे बड़ी इसमें छूट क्या है कि भाई सिर्फ आपको जो आपके रिसीट्स है उसका सिर्फ 85% जो है आपको खर्च करना है, और 15% सरप्लस है, उसमें कोई टैक्स नहीं, ठीक है। तो अगर पर रजिस्ट्रेशन है, तो 11 और 12 जो हमारा सेक्शन वो देता है चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, पर क्योंकि कंडीशनल देता है कि अगर आपने मिसयूज किया, ट्रस्ट के कोई भी प्रोविजन का आपने मिसयूज किया, तो हमारे पास एक और सेक्शन है, सेक्शन 13, तो उसमें हम क्या है कि जो हमने आपको छूट दी वो हम वापस ले लेंगे 13, ठीक है। तो 11-12 देता है और 13 मिसयूज करने पे वापस ले लेता है। और वापस लेने का मतलब है कि आपको MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट है, जितना आपने मिसयूज किया उसका चैरिटेबल के प्रोविजन को, और जो अमाउंट है उसका 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, फ्लैट रेट, ठीक है। तो देखिए कितना एक स्पेसिफिक चीज है 11, 12, 13। और जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट के, वो इस पे लागू नहीं होते। जो भी कुछ है, क्योंकि कंप्लीट कोड है इसलिए सारा का सारा कुछ इसके अंदर हमने दिया हुआ है। और देखिए 85% आपने सिर्फ खर्च करना है, 15%, पर 15% के भी जो आपने सरप्लस है, जैसे आपका बच गया, उसके भी नियम है कि आपने अपने पास नहीं रखना, उसको स्पेसिफाइड मोड बताए हुए सेक्शन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 11(5) में ये बताया हुआ है कि भाई ये जो सरप्लस आपके पास 15% जो बच गया, उसको आपने कहाँ रखना, उसको स्पेसिफाइड मोड में रखना है, अपने पास नहीं रखना। अगर आप अपने पास रखोगे तो वॉयलेशन हो जाएगी 11(5) की, और फिर वो MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है, उस 15% पे भी आपको टैक्स देना है ना। तो मैंने कहा कि जो मैक्सिमम कंप्लायंस है ट्रस्ट को चलाने के लिए, वेरी बिगिनिंग टू एंड तक सारा का सारा मैक्सिमम जो है, मतलब कंप्लायंस हर स्टेज पे कंप्लायंस है। और जहां भी आपने वॉयलेशन की तो प्रोविजन हमारे पास बहुत ही इसके हार्श प्रोविजन है, बहुत ही, जैसे सबसे बड़ा तो है कि वॉयलेशन करने पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आपका जो है, जो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो सेक्शन 11-12 का हमने जो आपको बेनिफिट दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरप्लस आएगा, सरप्लस मान को 90% आपने 1 करोड़ की रिसीट्स है, 90% आपने खर्च कर दिया चैरिटी पे, अगर चैरिटी पे खर्च करा तो आपको छूट मिल जाएगी। पर जो 10% है, जो अगर आपने सही हिसाब से सही ढंग से अगर आपने ट्रस्ट चलाया होता तो आपका 10% भी माफ हो जाता। पर क्योंकि आपने, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए जो सरप्लस है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में 10% पे हम टैक्स लगा लेते हैं, उसमें AOP रेट से लगता है, नॉर्मल रेट से लगता है, तो 10 लाख के ऊपर टैक्स लग गया। तो आपको कितनी बड़ी छूट है कि टोटल रिसीट्स का आपको 15% एक तरह से स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है चैरिटेबल के नाम, है ना। और आपको
इतनी भी ये छूट देता है कि कई बार देखो, अब 31 मार्च है सर, 31 मार्च को 10 करोड़ का आपको रात को 10 बजे या 11 बजे आपको एक चेक आया, किसी ने डोनेशन दी, ठीक है। अब आपके पास 1 घंटा ही बचा है। अब 1 घंटे में आप 10 करोड़ को खर्च नहीं कर सकते, उसको एप्लीकेशन नहीं कर सकते, चैरिटेबल पे नहीं कर सकते। तो इसमें भी प्रोविजन है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि भाई कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज है और वो जो आप उसको नहीं कर सकते, तो फॉर्म 9A और फॉर्म 10 एक इसका कि भाई आप इसमें जो भी आपका एप्लीकेबल है वो आप उसको फॉर्म भरिए, है ना, और उसको आप उस पेमेंट को आगे भी ले जा सकते हैं और आपको छूट मिल जाएगी। मतलब 11(2) में, सेक्शन 11(2) में, मतलब हर तरह से आपका ये नहीं है कि भाई आपने जैसे सिचुएशन ही ऐसी आ गई, जैसे लास्ट डे को जैसे काफी डोनेशन आ गया, मान लो 95% टोटल डोनेशन लास्ट डे को आया, तो लास्ट डे को, और 85% की इसकी कंडीशन है कि चैरिटेबल ट्रस्ट अगर सेक्शन 11 की आपको डिडक्शन चाहिए तो 85% आपने करना है, तो आप नहीं कर पाए क्योंकि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है, तो आपको जो है एप्लीकेबल फॉर्म 9A और 10 जो आपने उसमें भरना है, और वो आपका जो है आपको उसको बेनिफिट आपको मिल जाए, ठीक है ना। पर उसमें जो टाइम है 1 साल और 5 साल के अंदर अंदर उसमें आपको उसको चैरिटेबल एक्टिविटीज में उसको खर्च करना है, अदरवाइज वो छूट आपको जो मिली है वो वापस हो जाएगी, है ना। सेक्शन 11 की आपको जो छूट दी है वो वापस हो जाएगी और वो जो अमाउंट है वो टैक्स हो जाएगा, ठीक है ना, अगर वायलेशन। तो इसी में इसके काफी इसको शर्मा जी, इसमें बहुत जैसा सारी बातें हैं, तो हम लोग थोड़ा 2-3 मिनट में और समराइज करेंगे, तो आप ठीक है। जी जी बताइए। हाँ जी। तो जैसे मैंने बताया कि इसकी कंप्लायंस बहुत है, तो इसके कंप्लायंस का काफी ध्यान रखना है ना, खासकर अपना प्रॉपरली जो आपने ट्रस्ट डीड बनानी है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को आपने ध्यान रखना है, कौन से सेक्शन में जा रहे हैं उसका आपने ध्यान रखना है, और कहीं भी वायलेशन होगी, और इवन अब तो इसमें ट्रस्ट में ये भी प्रोविजन आ गया कि नॉट ओनली इन इनकम टैक्स की वायलेशन, बट अदर एक्ट में भी अगर आप कोई वायलेट करते हैं तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो सभी चीजों का ध्यान रखना है, सारे नियम वगैरह का जो है, तो इसीलिए एक्सपर्ट जो है उनकी राय से ही इसको जो है इसमें आगे चलना चाहिए। तो मेरी तो यही सलाह है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। ये बहुत अच्छा बताया कि वाकई ये कंप्लीट कोड इन इटसेल्फ, कोड के अंदर भी ये कंप्लीट कोड है, और ये भी स्पष्ट किया कि 11 और 12 में हम लोग एग्जेम्पशन देते हैं और 13 में हम ले लेते हैं। 13 में वायलेशन अनेक प्रकार के हैं कि जो शर्तें हैं, जैसे स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो उसमें नहीं किया तो हो जाएगा, या कि जो ट्रस्ट जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने खुद के काम से ले लिया है, धन का उपयोग किया, तो भी वो विड्रॉ हो जाएगा। ऐसी तमाम शर्तें हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उद्देश्य यही है कि अगर समाज सेवा का काम हो रहा है प्योरली, तो एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, और 100% एग्जेम्पशन है। ये अकेला सेक्शन है जहाँ 100% है, मतलब या तो 0 है या 100 है, बीच का कुछ भी नहीं है। तो ये आपने बिल्कुल स्पष्ट किया है। तो व्यास जी, आपने सुना है सभी को, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सुना है मैंने। आपका आपका मैं थोड़ा समझ चाहता हूँ मैं एक्चुअली से, बिल्कुल क्योंकि क्या होता है कि इस पूरी चीजों को किस तरीके से आप देख रहे हैं सारी चीजों को, जी क्योंकि होता यह है कि जब ट्रस्ट डीड बनाता है, ट्रस्ट बनता है, तो वो सोचता है कि मैं बहुत सारी एक्टिविटीज करूंगा और यस बहुत सारे पूरे नेशनल वाइज करूंगा, तो उसमें यस बहुत सारी जगह को कंबाइन करने में उसको क्या क्या चीजें होती है, मैं इस बारे में भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जी क्योंकि जी जी होता यह है कि जब वो काम करता है तो बड़ा व्यू लेके चलता है वो, कि मैं कंट्री में बहुत सारा काम करूँ जैसे, और कंट्री में काम करने में उसको किस तरीके की सुविधाएं मिलेगी, या किस तरीके के उसको समाधान मिलेंगे, या किस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, उसके ऊपर भी हमको, मैं आपसे चाहता हूँ थोड़ा एक कमेंट बिल्कुल आप। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो मैं बताऊं, जैसा कि शर्मा जी ने बताया, कि सबसे पहले बात आएगी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे एक्ट में डिफाइंड है सेक्शन 215 में, उसके अंदर जो 7 लिम्स आपने बताए हैं, रिलीफ टू पुअर वगैरह, रिलीजियस और चैरिटेबल और जनरल पब्लिक यूटिलिटी और मॉन्यूमेंट्स वगैरह, तो वो जो 7 ऑब्जेक्टिव हैं वो डिफाइंड है। इनकम टैक्स से संबंधित में खास बात बता दूं कि एवरीथिंग इज प्रेस्क्राइब्ड, एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड, वो कहीं ना कहीं स्पेसिफाई है, उसको समझना है। तो एक वो है।
ऑब्जेक्टिव आपके हो गए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर रजिस्ट्रेशन देने के पहले भी शर्तें हैं, उसकी चेकिंग होगी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कैसे काम कर रहे हैं, बुक्स मेंटेन है या नहीं, ऑडिट हो रहा है कि नहीं, एक्टिविटीज के फोटो हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो वो सारी जांच परख होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। फिर क्या होगा कि उस रजिस्ट्रेशन के बाद हर साल आपको रिटर्न भरना है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में रिटर्न भरना है। जैसे डोनेशन की बात आई, तो अभी जैसे टीडीएस का होता है हम लोगों का, कि जहां से भी टीडीएस हुआ है तो वहाँ टैक्स डिडक्टर जब फॉर्म अपना 24Q भरता है तब हमको हमारा टीडीएस का क्रेडिट मिलता है। जैसे सैलरी के केस में मैं एम्प्लॉय हूँ और मेरा एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर जब अपना टीडीएस का रिटर्न भरेगा तब उस बेसिस पे वो डेटा मैच होकर मुझे उस टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा। ठीक इसी प्रकार सरकार ने डोनेशन के अंदर भी व्यवस्था कर दी है कि जितना भी डोनर है वो सबका नाम और वो सब डिटेल रखिए, और वो जब नंबर वो अपना रिटर्न फाइल करेगा और उस डोनेशन के संबंधित जो रसीद होगी, उस रसीद पे जो परमानेंट अकाउंट नंबर है वहां से जाके डेटा मैच होगा, तब जाके उसको बेनिफिट मिलेगा। एक बात और हम फर्क समझ लें कि 12 जो है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज के, रिलीजियस एक्टिविटी 7 लिम्ब है उनके लिए है। तो उसमें उद्देश्य ये है कि आपके पास डोनेशन आया, आपने भलाई का काम, कल्याण का काम किया और आपको छूट मिल गई। लेकिन 80G जो है वो फर्दर एक स्टेप है। 80G इस बात के लिए प्रेरित करता है कि लोग डोनेशंस दें और उस डोनेशन पर उनको भी लाभ मिले, देने वाले को। अन्यथा तो देने वाला तो अपनी भलमन साथ में दे ही रहा है पूरा, तो वो भी टैक्स बेनिफिट उसको मिले, उसके लिए 80G है। लेकिन उस 80G में अभी रिलीजियस जो कि हटा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की मंशा जो है वो इस बात के लिए है कि चैरिटी की एक्टिविटीज हो उस पे थर्ड पर्सन, क्योंकि 80G इज एप्लीकेबल फॉर थर्ड पर्सन जो डोनर है, तो डोनर को बेनिफिट वहां मिल रहा है। और डोनी तो अपना चैरिटेबल में 12 और इसमें काम कर रहा है, तो डोनर डोनी का फर्क 80G के संबंध में है। लेकिन 11 और 12 और 13 का जो है फर्क, वो हमारे एसएससी यानी जो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम अपनी आम भाषा में ट्रस्ट बोल रहे हैं या एनजीओ बोल रहे हैं, उनके ऊपर है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं। कम्युनिकेशन के लिए मैंने बता ही दिया कि अपना ईमेल, अपना ये सब देखते रहें, रिटर्न्स वगैरह प्रॉपर है नहीं है, कहाँ क्या अटक आ रही है। हाँ, एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एग्जेम्पशन जो शब्द है वो एनजीओ और ट्रस्ट के मामलों को जो डील करता है, उसका मैं ऑल इंडिया का स्ट्रक्चर बता दूं कि एक प्रिंसिपल सीसी होते हैं एग्जेम्पशन जो दिल्ली में बैठते हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया में हमारे 18 रीजन्स हैं, जैसे कि एमपी छत्तीसगढ़ एक है, और नागपुर, विदर्भ और ये सब अलग अलग हैं। तो एग्जेम्पशन के हमारे जो कमिश्नर्स हैं वो लगभग 12-13 कमिश्नर है पूरे इंडिया में, और उसके अंडर फिर नीचे रेंजेस और आईटीओज और एसी वगैरह इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो जो भी आपका ज्यूरिसडिक्शन है, जहां भी आपका कार्य हो रहा है, वहां के जो एग्जेम्पशन के अधिकारी हैं वो भी आपको मदद कर सकते हैं। दूसरा, चूंकि हम जब सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो हमारे साथ टीम है, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, भले लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी हमारी कोशिश रहे कि जो टैक्सेशन जानते हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे वो जो है, बहुत से लोग जानते हैं, विभाग के भी अधिकारी हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, अन्य लोग भी जिनको जानकारी है वो भी आपके साथ जो है आपको मदद कर सकते हैं। जानकारी का एक और माध्यम आजकल बड़ा है, वो है यूट्यूब। थोड़ी बहुत जानकारी आपको वहां से भी मिल सकती है, वहां भी बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस डले रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य एक ही है, लोगों को परेशानी ना हो। व्यास जी का ये जो प्रयास है ये बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और हम लोगों को आमंत्रित किया, हम सबको आपने सुना, इसके लिए भी हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। सर एक आपने एक लाइन बोलना चाहता जी बोलिए। हूँ। हाँ, अच्छा, ये जो देखिए हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है, इसका लिटरल मीनिंग निकालना है। लिटरल लिटरल मीनिंग ये होता है कि जो इस कानून में लिखा हुआ है उसको उतना ही पढ़ना है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना। जैसे 215 में चैरिटेबल क्या है उसकी डेफिनेशन दी हुई है, उसमें 7 लिम्स है तो अपनी तरफ से 2 हम नहीं जोड़ सकते, 7 है तो 7 है। उसी में ही तो लिटरल मीनिंग है, कोई भी कानून हो वो उसको लिटरली पढ़ ले कि भाई एग्जैक्ट में जो कुछ लिखा है, एंड लिखा है तो एंड ही पढ़ना है और नहीं पढ़ना, और लिखा है तो एंड नहीं लगाना। ये कहना चाह रहा बिल्कुल सही कहा आपने शर्मा जी, क्योंकि किसी भी एक्ट में और स्पेशली इनकम टैक्स में तो जो लिखा है उसके दायरे के बाहर नहीं जाना है, दायरों में चीजों को बांधा हुआ है, उसको समझना है और उसका पालन करना है।
तो मैं समझता हूँ व्यास जी मैंने भी कुछ बातें रख दी हैं, अब आपके ऊपर है, आप अपनी बात रखें और बताएं हम लोगों को। सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी वक्ता थे उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सही तरीके से, बहुत सरल भाषा में, और बल्कि अपनत्व का वर्ड यूज करता हूं मैं इसमें, कि अपनत्व भाव से उन्होंने इसको पूरा पूरा एक डिपार्टमेंट जैसे हमारे सामने, एक कहना चाहिए कि एक जन सुनवाई जैसा उन्होंने एक माहौल पैदा कर दिया है, कि वो उस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई ये समस्या आती है, एंटिसिपेशन के माध्यम से उन्होंने किया है, ये बहुत ही अच्छा वो है। एक तो ये है, और दूसरा जैसे शर्मा जी ने कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे सभी साथियों को कि डेफिनेशन, फार्मूला और डेरिवेशन और लॉ जहाँ जिस तरीके से बनाया गया है उसी तरीके से पढ़ा जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेफरेंस में जरूर कहा गया है, वो शर्मा जी ने उसको रिस्ट्रिक्टेड किया है, ये मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और संजय जी ने जिस तरीके की बात कही है मैं उस बात से भी सहमत हूँ। अभी आज हमने जो इस बात को समझा है, सीखा है, वो सब लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे और लास्ट डेट के लिए, हर चीज के लिए वेट नहीं करते हुए 6 महीने पहले अपनी पूरी तैयारी करके और उसको पूरा का पूरा कंप्लाइंट करने के लिए जाएंगे। नियम कानून कायदे सब के लिए सेम है। ये एक उन्होंने आज की बात में निकला है। अब हम इसको आगे किस तरीके से लेने जाते हैं, मैं संजय जी के साथ में वापस से इसको पूरा का पूरा एक बार समअप करूंगा और पुनः सब लोगों को आमंत्रित करूंगा, ताकि हम इस सब्जेक्ट को पूरा का पूरा एक ऐसा करें कि हमारे यहाँ पे सब लोग काम करें, गलतियां कम हो, संभालने वाले लोग को पीछे से उनके पास में है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से भी हो सकते हैं और हमारे साथी भी हो सकते हैं। सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि गलती कम हो, लोग वाकई में सही तरीके से काम करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी ने बहुत प्रयास से, बहुत मेहनत से इस पूरे कार्यक्रम को सार्थक बनाया है, इसलिए मैं संजय जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि वे हमारे जैसे बहुत हमेशा इस चीज को साथ में लेके करते हैं। और एक ये देश का एक पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें कि हम लोगों ने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको डील करने की कोशिश किया है। ये एक चार्टेड अकाउंटेंट के ऑफिस से बाहर निकलकर बात आई है, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकलकर बात आई है कि कैसे इस चीज को डील किया जाना चाहिए, कैसे इन चीज को सेग्रीगेट करना चाहिए और कैसे फॉर्मुलेट करना चाहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी मैं 2-3 बातें जोड़ूंगा। एक तो मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, 9406717823। दूसरा, एक बात जो मुझे शुरू से करनी थी वो ये कि कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो हम लोगों का जो वर्जन है ये हमारे पर्सनल व्यूज हैं, इसे डिपार्टमेंट का अधिकृत वर्जन ना माना जाए, क्योंकि इनकम टैक्स एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। शर्मा जी ने भी अपना सिर हिला के सहमति दी है। मैं अपने सभी साथियों का, डॉक्टर RN सिंह साहब का, रामदास शर्मा जी का, श्री डफरिया जी का, श्री संतोष निगम जी का भी तहे दिल से आभारी हूँ और आप सभी का भी आभारी हूँ। धन्यवाद। प्रीति जी, प्रीति जी, जी जी ना। आप वोट ऑफ थैंक्स करें और शांति पाठ के लिए। थैंक यू संजय जी और आपके टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो हमारे दूसरे NGO के जो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे उम्मीद है सबको इससे फायदा जरूर हुआ होगा। और हम आपसे फिर आपको तकलीफ देंगे कुछ मार्गदर्शन के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए, सबको इधर लाने के लिए। थैंक मैं यू। पूरा क्रेडिट संजय जी को देता हूँ इसके लिए। नहीं नहीं नागेश जी, ये मिला जुला है। ये कोई शुरू करता है, फिर हम लोग कहते हैं अकेला ही चला था, जाने पे मंजिल, और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो शुरुआत आपकी थी और जुड़े हुए तो हम हैं, लेकिन एक नई शुरुआत है, इसके लिए बधाई है, सभी को बधाई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आप शांति पाठ करिए। हाँ ओके। हाँ। तो शांति पाठ से शुरुआत हुई थी और इसी से हम इसका समापन भी करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। थैंक यू। पुनः धन्यवाद सबका। धन्यवाद। धन्यवाद।